Yes, so here is my screen. So I hope the screen is properly visible to everyone. So once again, good evening, everyone. Yeah, so I hope you are enjoying the sessions with the team Profound. So today again, we are going to learn miscellaneous topics, that is reasoning and verbal ability. Among that, data arrangement, parajumbles, sentence correction and some fillers. ये पार्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं. डेटा अरेंजमेंट पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस रह रहा है बिकॉज डेटा अरेंजमेंट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इफ यू कंसिडर फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट, एनी काइंड ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट, किसी भी कंपनी के लिए आप जा रहे हो, द डेटा अरेंजमेंट इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. वेदर इट इज लीनियर अरेंजमेंट, स्क्वायर अरेंजमेंट, फ्लोर बेस्ड अरेंजमेंट या फिर सिर्फ पेयर मैचिंग करना है, everywhere data arrangement plays a very important role, and the data arrangement will definitely help you to build your logic as well. because in a condition, जब भी हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो जो भी कंडीशंस वहां पे रखे जाते हैं, वो जो कंडीशंस है हमें ईच एंड एवरी वे में देखने के लिए, क्या ये इस तरीके से हो सकता है, क्या वो उस तरीके से हो सकता है. तो लाइकवाइज हमारा लॉजिक भी बहुत अच्छे से डेवलप होता है इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चन. सो ये क्वेश्चन आपको ओवरऑल कोडिंग के लिए भी बहुत हेल्प करते हैं एंड डेफिनेटली एप्टीट्यूड के लिए तो करेगी ही करेगी. ओके, या सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस क्विकली बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. या एंड हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू. So I hope you all are ready with it. Yes, chali. Let me start my marker. Yeah, now what is the question over here? First of all, before starting the question, have a brief look on the question. क्योंकि अगर आप क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू इन द क्वेश्चन. चलिए एक बार क्विकली हम क्या करते हैं, द क्वेश्चन एज इट इज हम पढ़ लेते हैं, जैसे भी कंडीशन है, जो भी डेटा है, ताकि हमें पता चल जाएगा एग्जैक्टली हमें मैपिंग कैसे करना है. ओके, J, K, L, M, N, P, Q and R are 8 members of a group in a company. 4 of them are engineers and rest are managers. All of them have a different car, which is Indica, Innova, Alto, Safari, i20, Santro, Audi and Nano, but not necessarily in the same order. There are 3 female members in the group. देखो ये बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर जो है वो आपको हर एक क्वेश्चन में दिखाई देने ही वाला है. What is the meaning of this sentence? Those who are new here, I will tell you. The meaning of this sentence is, वो जो जिस सीक्वेंस में आपको दिया है उस सीक्वेंस में नहीं रहने वाला है. ऑफ कोर्स अगर वो वही सीक्वेंस में देंगे तो क्या हमें ये पजल सॉल्व करने का कोई मीनिंग है? क्या हमें ये पजल सॉल्व करने के लिए कुछ वक्त लगेगा? क्या हमारे एनालिटिकल एबिलिटीज डेवलप होंगे? नहीं, ये कभी नहीं होने वाला है. ओके, चलिए कंडीशंस एक बार क्विकली पढ़ लेते हैं. P is an engineer and he comes in Innova. Q comes in Alto. The one who has i20 is not an engineer. No female has either Santro or Safari. The one who has Safari is not an engineer. N and J do not own either Santro or Audi. J is a female and both L and J are not managers. R is a manager and she has an Audi. K is not a manager and he comes in a Nano. M is a female. So this is a conditions which we knows. Now what we will do, we will start making a table over here. Now be systematic while making the table because ये table ही है जो आगे चल के आपको कम से कम 5 से 6 मार्क दिला सकता है. ओके, सो व्हाट आर द मेंबर्स, कौन से मेंबर्स है उस कंपनी में, तो नोट डाउन कर लेते हैं हम यहाँ पे. J, K, L, M, N. Next is what? P, Q and R. Yes, so here हमने नोट डाउन कर लिए हैं कौन से मेंबर्स है. Now as we know, total 8 members are there in that particular group. What is given to us? See, the first paragraph of this type of question is really important क्योंकि यही से पता चलता है एग्जैक्टली डेटा कैसे दिया गया है. देखो, 4 of them are engineers and rest are managers. 4 लोग जो है वो इंजीनियर्स है. अब देखो इस ग्रुप में टोटल 8 पीपल है, सिर्फ हमें दिया है कि 4 लोग इंजीनियर्स थे. 8 में से 4 अगर इंजीनियर है तो मैनेजर्स कितने रहेंगे? डेफिनेटली
4 ही रहने वाले हैं. ओके, नेक्स्ट, ऑल ऑफ देम हैव अ डिफरेंट कार. आगे अलग अलग 8 कार्स के नाम है, अभी के लिए हम उनको नहीं पढ़ने वाले हैं, फिर से एक बार हम पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट, देयर आर 3 फीमेल मेंबर्स इन द ग्रुप. उस ग्रुप में कितने फीमेल मेंबर्स है? 3 फीमेल मेंबर्स है. Among these 8 members, we are having 3 female members. So remaining 5 must be male members. Okay, देखो अभी हमें डेटा क्या क्या मैच करना है. द पर्सन, सबसे पहले तो उसका प्रोफेशन क्या है, वेदर ही इज इंजीनियर और मैनेजर. यस, उसकी फेवरेट कार कौन सी है, वेदर ही इज मेल और फीमेल, ये भी हमें मैच करना है. देखो यहाँ पे मैं आपको 2 सिंबल्स बता रही हूँ. इफ द पर्सन इज फीमेल, वी आर गोइंग टू डिनोट इट विद अ सर्कल. इफ द पर्सन इज मेल, वी आर गोइंग टू डिनोट इट विथ अ स्क्वायर सिंबल. ठीक है, ये किसके लिए, ताकि क्विक सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कंडीशंस रहते हैं. हर बार हम मेल फीमेल लिखते बैठेंगे तो लिखने में हमारा समय बहुत वेस्ट होता है. ऑलराइट, चलिए अभी कंडीशंस शुरू करते हैं. हम क्या दिया है यहाँ पे, P is an engineer and he comes in Innova. देखो P यहाँ पे है, the profession of P is engineer and P comes in Innova. Yes, P किस कार में आता है, P Innova कार से आता है, वो इंजीनियर है. Now look here, this is a very important clue. P is an engineer and he. This word, this pronoun indicates that ये ही किसको रेफर कर रहा है, P को रेफर कर रहा है. यानी कि हमारा जो P है, that must be a male person. चलिए इसको स्क्वायर कर लिया है. दिस इंडिकेट्स दैट वो जो पर्सन है वो मेल पर्सन है. ऑल राइट, यस. नेक्स्ट कंडीशन, Q comes in alto. हमारा जो Q है वो ऑल्टो से आता है. तो यहाँ पे गाइस आप लोगों ने करना क्या है, ये जगह खाली छोड़नी है और यहाँ पे आपको लिखना है Q comes in which car, Q comes in alto. Are you getting this? अब यहाँ पे जगह क्यों छोड़ी है, लिखते वक्त थोड़ा सिस्टमैटिक आपको लिखना है. यहाँ पे सभी के प्रोफेशंस आएंगे, यहाँ पे सभी के कार्स आएंगे. कार इधर, प्रोफेशन उधर, कार उधर, प्रोफेशन इधर. प्लीज ऐसा मत करना, अदरवाइज एट द एंड ऑफ पजल आप ही कंफ्यूज हो जाओगे कि एग्जैक्टली मुझे आंसर क्या मिला है और मुझे क्या टिक करना है. जितना सिस्टमैटिकली आप लोग लिखोगे ना, उतना अच्छे से पजल फास्ट वे में सॉल्व होगा. अगर इधर उधर जरा सा भी आप लोगों ने कर दिया तो आपका पजल गया, आपका समय भी काम से गया. ठीक है, so please be careful while doing such a type of question. Let us move towards next condition. The one who has I-20 is not an engineer. The one who has I-20, जिसके पास I-20 है वो इंजीनियर नहीं है. बट डू वी नो किसके पास I-20 है? नो, वी डोंट नो. तो थोड़ा सा इस कंडीशन को हम साइड में पुट करते हैं. ओके, द वन हु हैज I-20 is not an engineer. Look here guys, 4 are engineers, 4 are managers. So if my condition says that person is not an engineer, so what is quite obvious? It is quite obvious that this person must be a manager. Are you getting this? देखो I repeat, जिसके पास I-20 है वो इंजीनियर नहीं है. हमारे पास प्रोफेशन कितने हैं? केवल 2 है, एक तो इंजीनियर, दूसरा तो मैनेजर. So if the person is not engineer, of course the person must be a manager. Okay, next condition, no female has either Santro or Safari. The car Santro and Safari, ये किसी भी फीमेल मेंबर के पास नहीं है. It means the car Santro and car Safari 100% किसके पास रहेंगे? मेल मेंबर के पास रहेंगे. तो देखो यहाँ पे लिखते वक्त हमने कैसा लिखा है, Santro is with male person, Safari is with male person. Square box indicates male person. Are you getting? So अभी यहाँ पे कोई भी पर्सन नहीं है तो प्लीज कीप दिस असाइड. हमें पता नहीं सैंट्रो किसके पास है, सफारी किसके पास है, तो प्लीज गड़बड़ी में चार्ट फील करने का कोशिश मत करो. हमें टास्क नहीं है कि चार्ट जैसे तैसे फील करना है, प्रॉपर हमें आंसर निकालना है, करेक्ट आंसर निकालना है. तो प्लीज बी केयरफुल, बी पेशेंट. ओके, look here, N and J do not own either Santro or Audi. Look, here it is N, here it is J.
एन एंड जे दोनों के भी पास सैंट्रो एंड ऑडी ये कार्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कट मारा है। दिस इंडिकेट्स दैट सैंट्रो एंड ऑडी उन पर्सन के पास नहीं, जे के पास नहीं है। एज वेल एज सैंट्रो एंड ऑडी ये कार यन के पास भी नहीं है। तो यहाँ पे आपको स्लैश क्रॉस मारना है। दिस इंडिकेट्स दैट वो कार उन पर्सन के पास नहीं है। ओके, नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं। J is a female and both L and J are not managers. One by one check करते हैं। See, J is a female. Please make a circle over here because हमने डिसाइड किया है फीमेल के लिए हम सर्कल सिंबल यूज करेंगे। J is a female, yes, and what is given that both L and J are not managers. See, if they are not managers, they must be engineers. Why? Because हमारे पास दो ही तो प्रोफेशन है, या तो इंजीनियर या तो मैनेजर। So it is clearly mentioned that both L and J are not managers. It means the profession of J is 100% engineer as well as the profession of L is 100% engineer. Okay, next. R is a manager and she has an audit. Very beautiful condition. See, R is here. Look here. R is a manager. What is the profession of R? R का profession manager है and she has an audit. So this pronoun represents that ये जो R है फीमेल पर्सन है। तो चलिए यहाँ पे भी हमने सर्कल मार्क कर दिया है। R is a manager and she has which car? She has an Audi. चलो यहाँ पे लिख दिया हमने, उनके पास Audi है। नेक्स्ट कंडीशन, K is not a manager and he comes in a nano. K is not a manager. Again condition, if that person is not a manager, must be engineer. Why? Because हमारे पास सिर्फ दो ही तो प्रोफेशंस है। So K must be an engineer and what is given to us? K is not a manager and he comes in a nano. So he indicates that this person is a male person and he comes in which car? He comes in a nano car. Okay, चलो प्रोफेशन कार इनका भी लिख दिया। लास्ट, यम इज अ फीमेल। व्हाट इज यम? यम इज अ फीमेल। चलो यहाँ पे हमने एक सर्कल बना दिया है। नाउ हियर इफ यू आर चेकिंग टू द क्वेश्चन, हमारे कंडीशन खत्म हो चुके हैं, बट अभी तक हमारा पजल पूरा सॉल्व हो चुका है क्या? नहीं हुआ है। तो फिर ये पजल पूरा कैसे सॉल्व किया जाए? तो देखो हमारे पास कुछ डेटा अभी भी पेंडिंग है। लुक एट दिस कंडीशन, ये 4 इंजीनियर 3 फीमेल, दिस पार्ट ये थोड़ा सा पेंडिंग है, ठीक है। यस, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इस डेटा का इस्तेमाल करके हम रिमेनिंग चार्ट फिल करने वाले हैं। यहाँ पे देखो एक कंडीशन मुझसे छूट गया है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। हम क्विकली वो कंडीशन चेक करते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, नो फीमेल हैज आइदर सैंट्रो और सफारी। सो सैंट्रो एंड सफारी किसके पास है? कंपल्सरी मेल पर्सन के पास है। एंड दिस कंडीशन मुझसे गलती से छूट गया था, हम पहले उसको फिनिश करेंगे, बाद में हम चार्ट की तरफ जाएंगे। देखो, द वन हु हैज सफारी इज नॉट एन इंजीनियर। जिसके पास सफारी है वो इंजीनियर नहीं है। तो क्वाइट ऑब्वियस वो पर्सन कौन रहेगा? बाय प्रोफेशन मैनेजर रहेगा, क्योंकि दो ही प्रोफेशन हमारे पास है। यस, तो सफारी जिसके पास है वो मैनेजर है। नाउ लुक हियर एट दिस कंडीशन। प्रीवियस कंडीशन से हमें पता चला सफारी एक मेल पर्सन के पास है। यहां से हमें पता चल रहा है सफारी एक मैनेजर के पास है। Can we merge these two conditions? What do you think? Can we merge? Definitely कर सकते हैं। And merge करके conclusion क्या आएगा हमारे पास? देखो, जिसके पास सफारी है, सफारी कार जिसके पास है वो मैनेजर है and that person must be a male person because what is compulsion? Safari should be with male person and यहाँ पे क्या बोला है? Safari should be with manager. So if this is the same, this must be similar. Safari is with manager and that person must be a male person. So sorry, मेरा ये condition छूट गया था। चलिए अभी हम हमारे पजल की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पे कंडीशन अब हमारे खत्म हो चुके हैं। लुक हियर नाउ, what we know in our data, 4 are engineers and remaining are managers.
क्या हमें 4 इंजीनियर्स मिल चुके हैं? डेफिनेटली। देखो इंजीनियर 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 इंजीनियर, डेफिनेटली 4 लोग मिल चुके हैं। तो रेस्ट एवरीवन, यम का प्रोफेशन मैनेजर रहेगा, यन भी मैनेजर रहेगा, क्यू भी मैनेजर ही रहेगा। मेल फीमेल पता नहीं, हम थोड़ा सा बाद में बात करते हैं। कैसे किया हमने? हमने देखा कि 4 लोग इंजीनियर्स है, सो रेस्ट एवरीवन मस्ट बी मैनेजर। चलो ये कंडीशन का हमने इस्तेमाल कर दिया, वी डन विद दिस। नाउ लुक हियर, व्हाट वी नो, 3 are female members, so remaining 5 must be male members. So look here, J, M and R. क्या हमें 3 फीमेल मिल चुके हैं? डेफिनेटली 3 फीमेल मेंबर्स मिल चुके हैं। इसका मतलब अब जिन लोगों का भी जेंडर हमें पता नहीं चला था, स्ट्रेट अवे उनको मेल पर्सन मार्क कर दो। सो दिस इज अ मेल पर्सन, this is also a male person and this is also a male person. चलो मेल फीमेल का डेटा भी क्लियर हो चुका है। we done with this condition. अगला कंडीशन, I-20 जिसके पास है वो मैनेजर है, बट डू वी नो I-20 किसके पास है? नहीं पता है। इसको थोड़ा रिवर्स वे में पढ़ो। मैनेजर के पास I-20 है। लुक हियर, आई नो यम इज अ मैनेजर, यन इज ऑल्सो अ मैनेजर, बट अगेन इट इज अ वेरी कंफ्यूजन कि मैं I-20 किसके लिए असाइन करूं, बिकॉज कुछ क्लैरिटी नहीं है। टाइम बीइंग प्लीज कीप द कंडीशन एंड नाउ लुक एट दिस कंडीशन। देखो वी नो सफारी मेल पर्सन के पास है, वी नो सफारी मैनेजर के पास है, ओके। एंड इसको मर्ज करके हमने क्या लिखा, क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया? सफारी इज विथ मैनेजर एंड दैट मस्ट बी ए मेल पर्सन। तो अगर आप इन दोनों की तरफ देख रहे हो, यम इज अ मैनेजर बट शी इज फीमेल, Yan is a manager and yes, he is a male person. So compulsory Safari male manager के पास होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हमने पुट कर लिया सफारी। अब I-20 का कंफ्यूजन दूर हो गया क्या? बिल्कुल हो गया, क्योंकि हमें यहीं पे तो कंफ्यूजन आ रहा था I-20 किसको असाइन किया जाए। सो कंफर्म I-20 किसके पास रहेगा? कंफर्म I-20 इस यम के पास रहने वाला है। we done with this condition, we done with this condition. इसको तो हमने ऑलरेडी मर्ज करके रखा था, इसलिए अभी इसको रेफर करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, सैंट्रो इज विथ मेल पर्सन। नाउ लुक हियर, जे इज अ फीमेल एंड यल इज अ मेल। सो क्या जे के पास सैंट्रो रह सकता है? नहीं रह सकता। द सैंट्रो विल बी कंपल्सरी विथ यल एंड यस, नाउ वी डन विथ ईच एंड एवरी कार। सभी के कार हमें मिल चुके हैं, बस एक ही कार रिमेनिंग है एंड विच इज द रिमेनिंग कार? आई गेस इट शुड बी एन इंडिका एंड डेफिनेटली इंडिका किसके पास होनी चाहिए? इंडिका शुड बी विथ अ जे पर्सन, जे इज अ फीमेल। अगर आप देख रहे होंगे, हमने यहाँ पे एक कंडीशन मैप किया था, सैंट्रो एंड ऑडी जे के पास नहीं है, सैंट्रो एंड ऑडी यन के पास नहीं है। तो पजल हमने कुछ इस तरीके से सॉल्व किया है कि उस कंडीशन की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी है। Here we done with the entire puzzle. Sometimes this happens, condition redundant हो जाती है। जब आप पजल पूरे कंसंट्रेशन के साथ सॉल्व करते हो, आपको ऐसी कंडीशन दिखाई देगी कि वो कंडीशन की हमें कभी जरूरत ही नहीं पड़ी है। ठीक है, देखो अब इतना सिस्टमैटिकली हमने लिखा है, अगर आप इस सिस्टमैटिक वे में जाओगे तो डेफिनेटली आपका हर एक पजल विद इन अ टाइम सॉल्व हो जाएगा। एंड जैसे ही आपका एक पजल, एक अरेंजमेंट सॉल्व होता है, आपके 4 से 5 मार्क तो फिक्स है ही, वो क्लियर हो ही जाते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन रहने वाले हैं इसके ऊपर। कैसे क्वेश्चन रहेंगे? हु इज अ मैनेजर, विच इज द ग्रुप ऑफ फीमेल्स, हु इज हैविंग सफारी कार, हु इज हैविंग ऑडी कार, हु इज अ मैनेजर हैविंग सफारी कार, हु इज एन इंजीनियर हैविंग इनोवा कार। ओके, यस। सो लाइकवाइज ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं, इसलिए जब भी हम ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं, प्लीज मेक श्योर दैट आप उनको सिस्टमैटिक वे में सॉल्व करो। ओके, आई होप द फर्स्ट पजल इज क्लियर टू एवरीवन। लेट अस क्विकली मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पजल। हाँ, वन मोर थिंग, देखो जैसे कल हमने किया था, कल भी हमने ऐसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। यस, तो देखो यहाँ पे वेरीफाई कैसे करना है।
ये हमारा पजल करेक्ट है कि नहीं, ये हमने जो अरेंजमेंट बनाया है वो करेक्ट है कि नहीं, इसको वेरीफाई कैसे करना है। तो क्या करेंगे हम, वापस से पूरे कंडीशन पढ़ने वाले हैं। देखो यहाँ से, P is an engineer and he comes in Innova, ये तो सबसे पहली कंडीशन है, हमने मैप किया, ऑब्वियसली करेक्ट है। नेक्स्ट, Q comes in Alto, ऑब्वियसली करेक्ट। नेक्स्ट, the one who has I-20 is not an engineer, जिसके पास I-20 है वो इंजीनियर नहीं है, तो कंफर्म वो क्या रहने चाहिए, मैनेजर रहने चाहिए। यस, वो मैनेजर है। नेक्स्ट कंडीशन, नो फीमेल हैज आइदर सैंट्रो और सफारी। देखो, सैंट्रो जिसके पास है वो मेल होना चाहिए, यस ही इज अ मेल पर्सन। सफारी जिसके पास है वो भी मेल पर्सन होना चाहिए, इज अ मेल पर्सन, यस डेफिनेटली। नेक्स्ट कंडीशन, the one who had safari is not an engineer, जिनके पास सफारी है वो इंजीनियर नहीं है, तो वे कौन है, वो मैनेजर है। नेक्स्ट, N and J do not own either Santro or Audi, N and J के पास सैंट्रो या ऑडी नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल नहीं है। N के पास भी सैंट्रो एंड ऑडी नहीं है। नेक्स्ट, J is a female and both L and J are not managers, J फीमेल है बिल्कुल, both L and J are not managers, definitely वो कौन है, engineers है। R is a manager and she has an Audi, as it is condition हमने put कर लिया है। अगले कंडीशन पे चलते हैं, K is not a manager and he comes in a nano। देखो, K is not a manager, quite obvious वो engineer रहेगा, and he indicates male person, comes in which car, nano। M is a female, yes absolutely correct है। तो जैसे ही ये कंडीशन फिक्स हो जाते हैं, it shows that your puzzle is, your arrangement is absolutely correct, and definitely this will give you 4 to 5 marks at a single moment। okay, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला भी क्वेश्चन ऐसा ही आ रहा है, मिक्स्ड टाइप अरेंजमेंट है। चलो पहले तो हम पढ़ते हैं, बाद में हम पजल सॉल्व करने के लिए कंटिन्यू करेंगे। 7 friends A, B, C, D, E, F, G are working in an organization and have a different types of vehicle, which is Alto, Swift, BMW, Audi, Fiat, Nano and Wagoner, but not necessarily in the same order। ये तो definitely हर एक puzzle में रहने ही वाला है। All of them are using different communication services of different companies, that is Vodafone, Airtel, Reliance, Aircel, Idea, Tata Docomo and MTNL, but again not necessarily in the same order। Next, D has BMW and he uses Airtel. The one who has Nano uses the service of Tata Docomo. A does not use the service of Vodafone, while B, who has a Swift, uses Idea's service. E and F do not own Nano. E uses the service of Reliance and Wagoner, while the person who has Audi uses Vodafone's service. C uses MTNL service. G, who does not own Alto, uses the service of Aircel। अब ये पजल हमें पढ़ना क्यों है पूरा, ताकि हमें आइडिया आ जाए एग्जैक्टली हमारा चार्ट कैसा होना चाहिए, क्योंकि चार्ट अगर आप नहीं बना पा रहे हो, आपका पजल सॉल्व नहीं हो पाएगा। ऐसे पजल सॉल्व करने का एक ही तरीका है, चार्ट मस्ट बी वेरी क्लियर। जगह जितना लगता है अच्छे से यूज करो, बीच बीच में गैप रखो, नहीं तो यहाँ पे ऐसा लिख रहे हो, कहीं ए के लिए लिख रहे हो, यहाँ पे बी के लिए, इधर कुछ घुसड़ घुसड़ कर रहे हो, यहाँ पे कुछ ऐसा कर रहे हो। प्लीज डोंट डू लाइक दिस, दिस विल क्रिएट अ कंफ्यूजन फॉर योर सेल्फ ओनली। सो जितना हो सकता है प्लीज उतना सिस्टमैटिक चार्ट बनाने की कोशिश करो। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं ए, बी, सी, डी, E, F and G। These are 7 members। हमें क्या क्या मैच करना है, उनके लिए कार्स मैच करने हैं, एंड उनके लिए वो जो कम्युनिकेशन सर्विस है सिम कार्ड से वो मैच करने हैं। यस, चलो अभी देखो यहाँ पे, D has BMW and he uses Airtel। Now once you read the condition and you notice that here is a word he, हमें क्वेश्चन में ऐसा बोला है क्या कि मेल फीमेल के बारे में भी मैच करना है, नहीं, हमें ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है। तो प्लीज मेल फीमेल के ऊपर फोकस मत करो, फोकस आपका सिर्फ किसके ऊपर होना चाहिए, कार्स एंड वो जो कम्युनिकेशन सर्विसेज है उसके ऊपर होना चाहिए।
Just ignore the rest part. D has BMW and he uses Airtel. C, D के पास कौन सा कार है? BMW है एंड वो कौन सा सिम यूज करता है? एयरटेल का सिम यूज करता है. Okay, next. The one who has Nano uses the service of Tata Docomo. But who have Nano? Nano किसके पास है? हमें पता नहीं है. तो देखो, जैसे ही कंडीशन समझ में नहीं आता, what happens usually, स्टूडेंट उसको इग्नोर करते हैं, आगे चले जाते हैं. बट ऐसा इग्नोर करके आगे नहीं जाना है. क्यों नहीं जाना है? What will happen? एट द एंड हमें ये कंडीशन फिर से यूज करनी है. तो इसलिए आपको करना क्या है, जो कंडीशन इस चार्ट में फिक्स नहीं हो पाती उनको साइड में लिख के रखना है. द वन हु हैज नानो यूजेस द सर्विस ऑफ टाटा डोकोमो. जिसके पास नानो है वो कंफर्म कौन सी सर्विस यूज करता है? डोकोमो की सर्विस यूज करता है. अब यहाँ पे जैसे ही हम साइड में लिखते हैं क्या हो जाएगा, जब एंटायर पजल सॉल्व हो जाएगा, हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है कि हमारा कौन सा कंडीशन पेंडिंग है. अदरवाइज वो फिर से हमें पढ़ना पड़ता है और पढ़ने में हमारा समय वेस्ट होता है. और समय वेस्ट करना हमें अफोर्डेबल नहीं है. समय सब टाइम मैनेजमेंट के लिए तो ये पूरा सिनारियो चलता है. टाइम मैनेजमेंट हमें टेस्ट करना है, अच्छे से टाइम मैनेज करना है. लुक हियर फॉर नेक्स्ट कंडीशन. ए डज नॉट यूज द सर्विस ऑफ वोडाफोन व्हाइल बी who has a Swift uses Idea's service. Always remember one thing, whenever you are having who in your condition, who in your statement, and उसके आगे आपको कुछ कंडीशन दिया जा रहा है, डेटा दिया जा रहा है, स्टेटमेंट दिया जा रहा है, तो ऑलवेज ये किसे रेफर करेगा? द पर्सन हु इज नियरेस्ट टू द who. तो देखो यहाँ पे while B who has a Swift, तो स्विफ्ट किसके पास है? B के पास है. Always the person who is nearest to the who उसको ये रेफर करता है. While B who had Swift uses Idea's service. ठीक है, वन बाय वन हम पुट करेंगे. A does not use the service of Vodafone. यहाँ पे लिखो और क्रॉस मार दो. ये भी आपको करना है. ये नहीं करोगे तो एट द एंड भूल जाओगे, कंडीशन याद नहीं रहती है. प्लीज मेक श्योर यू आर मैपिंग ईच एंड एवरी कंडीशन. ओके. A does not use the service of Vodafone, while B, who has a Swift, uses Idea's service. तो B के पास कौन सा कार है? Swift है. एंड कौन सा सर्विस यूज करता है? B uses Idea's service. चलो हमने नोट डाउन कर लिया. अभी अगले कंडीशन की तरफ चलते हैं. E and F do not have nano. E and F दोनों के भी पास नैनो नहीं है. इसके भी पास नहीं है, इसके भी पास नहीं है. तो हमने यहाँ पे लिखकर कट मारा है. नेक्स्ट कंडीशन. E uses the service of Reliance and Wagoner while the person who has Audi uses Vodafone service. वन बाय वन पढ़ते हैं. E uses the service of Reliance. Remember one thing, हम services यहाँ पे लिख रहे हैं. E uses the service of Reliance and Wagoner. While the person who has Audi uses Vodafone service. But do we know Audi किसके पास है? No, हमें पता नहीं है. इसलिए हमें क्या करना है? इस कंडीशन को साइड में रखना है. Audi जिनके भी पास है वो कौन सा सिम यूज करते हैं? वोडाफोन का सिम यूज करते हैं, सर्विस यूज करते हैं. नेक्स्ट. C uses MTNL सर्विस. C कौन सा सर्विस यूज करता है? MTNL का सर्विस यूज करता है. मेक श्योर यू आर कीपिंग दिस प्लेस ब्लैंक, कीपिंग दिस प्लेस वैकेंट. ओके. नेक्स्ट कंडीशन. G who does not own Alto uses the service of Aircel. G जिसके पास Alto नहीं है. ओके, इनके पास Alto है क्या? नहीं है. Uses which service? Uses the service of Aircel. चलो लिख दिए हमने यहाँ पे सर्विसेज एंड यस. ओके. यहाँ पे अभी क्या होता है, हमारे कंडीशन खत्म हो जाते हैं. बट ये द पजल इज नॉट कंप्लीट एंड वी हैव टू फिनिश द पजल. तो दो कंडीशन साइड में पेंडिंग है, हम उनका इस्तेमाल करेंगे. अभी देखो, सबसे पहला कंडीशन नानो. जिसके पास नानो है उस पर्सन के पास कौन सा सिम रहेगा? डोकोमो का सिम रहेगा. ओके. नाउ लुक हियर,
वी ऑलरेडी नो दैट एफ के पास नैनो नहीं है, तो ये तो पॉसिबिलिटी पहले ही चला गया। क्या जी के पास नैनो हो सकता है? क्या जी के पास नैनो हो सकता है? तो आंसर है नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज जी यूजेस द सर्विस ऑफ एयरसेल। यस, एंड हमें क्या दिया है? जिसके पास नैनो है दैट पर्सन मस्ट यूज द सर्विस ऑफ डोकोमो। यस, सो जी के पास नैनो नहीं हो सकता। सिमिलरली लुक हियर फॉर सी। सी के पास कौन सा सर्विस है? एमटीएनएल का सर्विस है। हमें नैनो एंड डोकोमो ये कॉम्बिनेशन चाहिए, तो अगर हम यहाँ पे नैनो कार असाइन करेंगे तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है कॉम्बिनेशन? नहीं हो सकता। नाउ रिमेनिंग पर्सन इज ओनली ए मस्ट हैव ए नैनो कार, एंड उनके पास कौन सा सर्विस रहेगा? कौन सा सर्विस वो यूज करेंगे? डोकोमो का सर्विस वो यूज करेंगे। चलो, ये कंडीशन हमारा फिनिश हो गया। सिमिलरली ऑडी के लिए चेक करते हैं। क्या सी के पास ऑडी हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज ऑलरेडी सी यूजेस एमटीएनएल सर्विस, सो दिस कॉम्बिनेशन इज इनवैलिड। नाउ लुक हियर फॉर जी, इज इट पॉसिबल? क्या जी के पास ऑडी रह सकता है? नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? बिकॉज ऑलरेडी उनके पास एयरसेल का सर्विस है। तो इसलिए हमें कंफर्म ऑडी एफ को ही देना पड़ेगा, and the person will use which service? The person will use Vodafone service. Okay, yes, now we done with the pending condition, but yet we do not have any idea about C and G's का। अब इसके लिए किसका इस्तेमाल होगा? तो ये देखो, ये लेफ्ट साइड में हमने जो क्रॉसेस मारे हैं उसके यहाँ पे होगा। देखो, जी के पास अल्टो है क्या? जी के पास अल्टो है? नहीं, जी के पास अल्टो नहीं है, तो कंफर्म अल्टो किसके पास जाएगा? कंफर्म अल्टो सी के पास जाएगा। ठीक है, बिकॉज हमें दिया था जी डज नॉट ओन अल्टो। अब एक ही कार बची है पूरे लिस्ट में से। देखो, अल्टो भी डन, स्विफ्ट हो गया, बीएमडब्ल्यू भी हो गया, ऑडी भी हो गया, नानो भी हो गया, एंड वैगनआर भी हो गया। तो विच इज द ओनली रिमेनिंग कार? द ओनली रिमेनिंग कार इज व्हाट? Fiat. Okay, so yes, now we're done with the entire puzzle. So यहाँ पे वेरिफिकेशन कैसे होगा? कैसे आप वेरीफाई करोगे कि हमारा क्वेश्चन, हमने जो अरेंजमेंट फाइंड किया है वो सही है या नहीं है? तो वी विल रीविजिट द कंडीशन। चलो एक बार क्विकली रीविजिट करते हैं ताकि हमें पता चल जाएगा एग्जैक्टली हमने जो सॉल्व किया है क्या वो सही था या नहीं। B has BMW and he uses Airtel. Yes, absolutely correct. The one who has Nano uses the service of Docomo. Nano A के पास है, uses the service of Docomo. Yes, absolutely correct. Next, A does not use the service of Vodafone. Yes, A के पास Vodafone का सर्विस है नहीं. While B, who has Swift, uses Idea service. जबकि B जिनके पास Swift है, uses Idea service. Absolutely correct. E and F do not have Nano. Yes, उनके पास Nano नहीं है. Next condition. E uses the service of Reliance and Wagoner. Yes, absolutely correct है. Next, while the person who has Audi uses Vodafone service. जिनके पास Audi है वो Vodafone का सर्विस यूज करता है. Next, C uses MTNL service, so the done. G does not own Alto. जी के पास अल्टो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, एंड यूजेस द सर्विस ऑफ एयरसेल। यस, एंड हियर वी डन विद द वेरिफिकेशन एज वेल। तो देखो, जैसे ही एक पजल आप सिस्टमैटिकली सॉल्व करते हो, एक अरेंजमेंट आप सिस्टमैटिकली बनाते हो, इसके ऊपर कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो रहते ही है। ओके, एंड दैट टू आप 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हो। यस, I hope this question is clear to everyone. Let us quickly move for next question. Now look here. What is given that 6 friends L, M, N, O, P and Q work in 3 different cities, namely Chennai, Pune and Nashik. Not more than 2 work in a single city. एक सिटी में 2 से ज्यादा मेंबर काम नहीं करते हैं. Each of them has a different profession, that is engineer, banker, lawyer, lecturer, doctor, psychologist, but not necessarily in the same order. Quickly एक बार condition भी पढ़ लेते हैं. O works in Chennai and is not a lecturer. M is a banker by profession and works in Pune with only Q
who is an engineer by profession. N works in Nashik and is not a lawyer by profession. P is a doctor and does not work in Chennai. The only other person who works in Chennai is a lecturer by profession. ठीक है, चलो डेटा भी हमने पढ़ लिया, कंडीशंस भी हमने पढ़ ली, अभी हम चार्ट बनाने चलते हैं। क्या क्या मैप करना है हमें? सबसे पहले तो जो 6 मेंबर है उनके नाम हम यहाँ पे लिख देंगे, L M N O P एंड Q। चलो यहाँ पे मैप कर दिया हमने। अभी हमें क्या मैप करना है? उनका सिटी मैप करना है एंड उनका प्रोफेशन मैप करना है। रिगार्डिंग सिटीज, यहाँ पे देखो क्या दिया है, 3 ही सिटीज दिए गए हैं। एक तो है चेन्नई, दूसरा है पुणे, तीसरा है नासिक। 3 ही सिटीज दिए गए हैं और हमें क्या बोला है कि नॉट मोर देन 2 वर्क इन ए सिंगल सिटी। मतलब चेन्नई में 2 काम करेगी, पुणे में भी केवल 2 लोग काम करेगी, नासिक में भी ओनली 2 पीपल काम करेंगे। यस, बट प्रोफेशन सभी का अलग अलग है, डिफरेंट है। लेट्स लुक एट द कंडीशंस। ओ वर्क्स इन चेन्नई एंड इज नॉट ए लेक्चरर। ठीक है, ओ कहाँ पे काम करता है? ओ चेन्नई में काम करता है एंड उसका प्रोफेशन लेक्चरर नहीं है, वो लेक्चरर नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन, यम इज अ बैंकर बाय प्रोफेशन एंड वर्क्स इन पुणे विथ ओनली क्यू who is an engineer by profession। अगेन यहाँ पे who आया है, तो who के बाद जब भी कोई कंडीशन रहती है वो किसको रेफर करती है? द पर्सन who is nearest to the who। ओके, सो कौन इंजीनियर है? क्यू प्रोफेशन से इंजीनियर है। चलो यहाँ पे मैप कर देते हैं हम सबसे पहले तो क्यू का प्रोफेशन। नेक्स्ट, यम इज अ बैंकर बाय प्रोफेशन एंड वर्क्स इन पुणे विथ ओनली क्यू। यम का प्रोफेशन क्या है? यम इज अ बैंकर बाय प्रोफेशन एंड यम वर्क्स इन पुणे विथ हुम? यम वर्क्स इन पुणे विथ क्यू। जब भी ऐसा कंडीशन आएगा कि दिस पर्सन वर्क्स विथ समवन, सो दिस इंडिकेट्स दैट ये पर्सन भी सेम सिटी में काम करता है। यम इज वर्किंग विथ क्यू, यम इज वर्किंग ओनली विथ क्यू। दिस इंडिकेट्स दैट क्यू भी कहाँ पे वर्क करता है? पुणे में वर्क करता है। पुणे में जो 2 मेंबर काम कर रहे थे हमें मिल चुके हैं, इसलिए इसके आगे कोई भी पर्सन अभी पुणे वर्किंग नहीं आएगा। नेक्स्ट, यन वर्क्स इन नासिक एंड इज नॉट ए लॉयर बाय प्रोफेशन। यन कहाँ पे काम करता है? यन वर्क्स इन नासिक एंड वो बाय प्रोफेशन लॉयर नहीं है। चलो यहाँ पे हमने कट मार दिया क्योंकि यन का प्रोफेशन लॉयर नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन, P is a doctor and does not work in Chennai। Where is P? देखो P यहाँ पे है, P by profession doctor है and P does not work in Chennai। Now just look here, पुणे में जो काम कर रहे थे 2 लोग वो हमें मिल चुके हैं, चेन्नई में जो एक पर्सन काम करता है वो हमें मिल चुका है। ना व्हाट सेड अबाउट पी कि पी जो है चेन्नई में काम नहीं करता, तो क्या पॉसिबिलिटी आएगी अभी? क्या पी पुणे में काम करेगा? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? बिकॉज पुणे के 2 लोग हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं एंड यहाँ से हमें पता चल रहा है कि पी चेन्नई में भी काम नहीं करेगा। तो ओनली अदर सिटी रिमेन्स फॉर पी एंड दैट इज नासिक। ओके, चलो यहाँ पे हमने इसको मैप कर दिया। नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं अभी। द ओनली अदर पर्सन हु वर्क्स इन चेन्नई इज ए लेक्चरर बाय प्रोफेशन। एक ही पर्सन अभी यहाँ पे बचा है जिसका सिटी हमें पता नहीं है। पुणे के 2 मेंबर मिल गए, नासिक के 2 मेंबर मिल गए, तो कंफर्म यल कहाँ पे काम करेगा? चेन्नई में काम करेगा। एंड व्हाट इज गिवन टू अस? द ओनली अदर पर्सन। बिकॉज ऐसा कंडीशन क्यों दिया है? क्योंकि शुरुआत का पहला कंडीशन पढ़ो, ओ वर्क्स इन चेन्नई एंड इज नॉट अ लेक्चरर। गलती से गड़बड़ी में क्या हो सकता है, आप इसको लेक्चरर मैप कर सकते हो, इसलिए ये लेफ्ट साइड में क्रॉस मारना बहुत जरूरी है। आर यू गेटिंग दिस? सो द ओनली अदर पर्सन जो उसके अलावा काम कर रहा है चेन्नई में, यस, इज अ लेक्चरर बाय प्रोफेशन। ऑल राइट, I hope this is clear to you यहाँ तक।
अब देखो, हमें यन का प्रोफेशन पता नहीं है, एज वेल एज हमें ओ का प्रोफेशन पता नहीं है। उसके लिए यहाँ पे देखो, यन इज नॉट अ लॉयर बाय प्रोफेशन, तो कंफर्म ये पर्सन कौन रहेगा, लॉयर, क्योंकि बाकी सभी प्रोफेशन अभी एलिमिनेट हो चुके हैं, किसी ना किसी को असाइन हो चुके हैं। सो यन लॉयर नहीं है, तो कंफर्म लॉयर कौन रहेगा, ओ कंफर्म लॉयर रहेगा। ओके, एंड यन रिमेनिंग प्रोफेशन अभी कौन सा है, इंजीनियर हो गया, बैंकर हो गया, लॉयर हो गया, लेक्चरर हो गया, डॉक्टर भी हो गया। तो एक ही पर्सन बचा है, एक ही प्रोफेशन बचा है, दैट इज साइकोलॉजिस्ट। तो यन का प्रोफेशन क्या रहने वाला है, यन का प्रोफेशन जो है वो साइकोलॉजिस्ट रहने वाला है। प्लीज बी केयरफुल अबाउट सच अ टाइप ऑफ क्वेश्चन, जहां पे आपको 2 मेंबर यहाँ पे काम कर रहे हैं, 3 मेंबर यहाँ पे काम कर रहे हैं, ऐसा डेटा दिया जा रहा है। ठीक है, क्विकली इस कंडीशन को भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। देखो, ओ वर्क्स इन चेन्नई एंड इज नॉट अ लेक्चरर, यस, वो चेन्नई में काम करता है, वो लॉयर नहीं है, करेक्ट है। यम इज अ बैंकर बाय प्रोफेशन एंड वर्क्स विथ पुणे, सॉरी, वर्क्स इन पुणे विथ ओनली क्यू। यम इज अ बैंकर बाय प्रोफेशन, पुणे में काम करता है क्यू के साथ, तो इसका मतलब क्या है, क्यू भी कहाँ पे काम करता है, क्यू ऑल्सो वर्क्स इन पुणे and Q is an engineer by profession. Next, Yan works in Nashik and is not a lawyer. Yan नाशिक में काम करता है और वो लॉयर नहीं है, यस, उसका प्रोफेशन क्या मिला है हमें, साइकोलॉजिस्ट मिला है, डेफिनेटली। नेक्स्ट कंडीशन, P is a doctor and does not work in Chennai. पी डॉक्टर है और वो चेन्नई में काम नहीं करता, तो कंफर्म कहाँ पे काम करेगा, पुणे के 2 लोग हमें मिल चुके थे, इसलिए हमने इसको क्या असाइन किया, नासिक असाइन किया। द ओनली अदर पर्सन हु वर्क्स इन चेन्नई इज लेक्चरर, तो यल बचा था, उसका सिटी हमने फाइंड कर लिया चेन्नई, एंड यस कंफर्म वो कौन है, बाय प्रोफेशन लेक्चरर है। तो यस, जो भी कंडीशन हमें क्वेश्चन में दिए गए थे वो हमने मैप कर लिए हैं, and they are absolutely correct. It means that your puzzle, your answer जो आपने arrangement find किया है, that is absolutely correct. Yes. So I hope these 3 different questions of data arrangement are clear to everyone. जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठोगे, प्लीज बी पेशेंट, मैं वही स्टेटमेंट फिर से रिपीट कर रही हूँ, कल भी मैंने रिपीट किया था, कल के सेशन में भी मैंने आपको बताया था, जब भी आप इस काइंड के डेटा अरेंजमेंट सॉल्व कर रहे हो, प्लीज बी पेशेंट, अपना माइंड इतना कंसंट्रेशन इतना रखो उसमें कि एक अटेम्प्ट में वो आपको आना ही चाहिए। 10 भी पजल आप सॉल्व कर लोगे ना एक दिन में इस अरेंजमेंट के, आपको कोई भी रोक नहीं सकता एग्जाम में पजल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, डेली इसका प्रैक्टिस प्लीज करना शुरू कर दो, दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग वन। लगने दो, 20 मिनट लग रहे, 30 मिनट लग रहे, 40 मिनट लग रहे हैं, लेट इट बी, कोई इश्यू नहीं है। बट जैसे जैसे आप पजल सॉल्व करते जाओगे, वैसे वैसे आपको आइडिया क्लियर आता जाएगा कि हाँ, दिस कंडीशन अगर ऐसा कह रहा है, मतलब ये ऐसा ही मैपिंग होना चाहिए। तो जैसे आपका प्रैक्टिस कंटिन्यू चलता रहेगा, कंटिन्यू जारी रहेगा, ये ऐसे पजल केवल 2 से 3 मिनट में भी सॉल्व हो सकते हैं। 2-3 मिनट्स एंड 5 मार्क्स, रेशो कैसा है देखो, एक एक मार्क के लिए हमें एफर्ट्स लेने हैं, हमें उनको सिक्योर करते जाना है। तो 2 या 3 मिनट अगर आपको 5 मार्क दे रहे हैं, तो डेफिनेटली दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर गेम चेंजर्स, गेम पूरा चेंज हो सकता है। अगर किसी पर्सन ने सिर्फ सिंगल सिंगल क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एक एक लाइन के, एंड उनको 1 मार्क मिलेगा, बट आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है जिसके ऊपर 4 से 5 सब क्वेश्चन है, आपको वहां पे 4 या 5 मार्क मिलने वाले हैं, एंड दैट टू इन अ लेस टाइम, 2 to 3 मिनट्स में। सो सी द रेशो, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस गेम चेंजर रहते हैं। प्लीज मैं ये बार बार बता रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम ले लो आप, कोई भी एप्टीट्यूड के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते ही है। ओके, आई होप यू आर क्लियर विद दिस। चलिए अब स्लाइड पे आगे क्या है हम क्विकली चेक करते हैं। देखो यहाँ पे, यस, सो यस्टरडे
ऑलरेडी मैंने कल आपको इसके इंस्ट्रक्शन दिए थे इसके रिगार्डिंग। आज हम फिर से कुछ पैराजंबल्स चेक करने वाले हैं। अगेन सिमिलर प्रोसेस रहेगा। पैराजंबल्स में क्या हो सकता है, तो पैराजंबल्स में एक जंबल्ड पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, सेंटेंस इधर उधर करके दिए जाएंगे, आपको उनको सीक्वेंस में बिठाना है और एक मीनिंगफुल पैराग्राफ आपको तैयार करना है। कल मैं एक बात बताना आपको भूल गई कि हमने कैसे पैराजंबल्स डिस्कस किए हैं कि जहां पे सेंटेंस पूरा जंबल्ड है, ओके। But sometimes what happens, what they will do, they will say the first sentence is fixed. This indicates that आपका starting fix है, आपको A statement कभी भी change नहीं करना है, you have to keep it as it is. And rest 4 sentence, rest 5 sentence आपको arrange करने हैं। तो ऐसे टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। या फिर दूसरा एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट फिफ्थ, जो लास्ट स्टेटमेंट है वो फिक्स रहेगा। वो आपको क्या बताएंगे कि ये फिफ्थ स्टेटमेंट है एंड दैट इज फिक्स्ड, रिमेनिंग 4 स्टेटमेंट आपको अरेंज करने हैं। ये एक टाइप हो गया जिसमें क्या आइदर पहला सेंटेंस फिक्स रखा जाएगा या फिर आखिरी सेंटेंस फिक्स रखा जाएगा, या फिर एक आधा और टाइप आ सकता है जिसमें फोर्थ सेंटेंस फिक्स किया जाएगा। देखो टोटल 5 या 6 सेंटेंस रहते हैं एंड इसमें आपको क्या किया जाएगा, अगर 5 सेंटेंस है तो लास्ट बट 1 स्टेटमेंट आपको फिक्स दिया जाएगा। अगर 6 स्टेटमेंट्स है, अगेन लास्ट बट 1 स्टेटमेंट आपको फिक्स दिया जाएगा। तो उस वक्त आपको क्या करना है, ये जंबल जैसे क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग शुरू करने हैं सॉल्व करना, कि अगर ये फिक्स है ना तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट वन, व्हाट विल बी द प्रीवियस वन। अगर यहाँ पे हमें कुछ बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, अगर यहाँ पे कंक्लूजन मिल रहा है तो कंक्लूजन कब मिलेगा, किस चीज से मिलेगा, ये हमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। एंड डू रिमेम्बर वन थिंग, आपको उस स्टेटमेंट को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। नहीं मेरा अरेंजमेंट नहीं आ रहा, कुछ मिसिंग लग रहा है, प्लीज डोंट डू द थिंग्स लाइक दैट। कीप द सेंटेंस फिक्स्ड एंड रिमूव अदर सेंटेंस को रीअरेंज करना शुरू कर दो। ये एक बात कल मैंने आपको नहीं बताई थी, तो चलिए ये भी मैंने आज आपको बता दी है कि कैसे पैराजंबल्स आ सकते हैं। सेंटेंस जंबल में ऐसा सिचुएशन वे आपको नहीं देंगे, क्योंकि सेंटेंस छोटा ही पार्ट होता है ना, वहां पे वो आपको नहीं बोलेंगे कि पहला पार्ट फिक्स है या आखिरी पार्ट फिक्स है, छोटा ही होता है, 1 मिनट में आप जरूर उसको पढ़ के सॉल्व कर सकते हो। इसलिए सेंटेंस में ऐसे टाइप नहीं आ सकते। मोस्टली जहां पे पैराग्राफ है वहां पे ही ऐसे टाइप्स आने वाले हैं। चलिए अभी अगले स्लाइड पे चलते हैं जहां पे पैराजंबल्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। एंड यस, यहाँ से अभी हम क्या करने वाले हैं, जो सेंटेंस दिए गए हैं सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, उनको आज इट इज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज इट इज पढ़ने वाले हैं जिस सीक्वेंस में दिए गए हैं उस सीक्वेंस में। व्हाई दिस इज, बिकॉज टू गेट अ क्लियर आइडिया अबाउट द पैराग्राफ। ऑलराइट, चलो यहाँ पे पढ़ते हैं अभी हम as it is in a sequence. When they gathered together, the Buddha was completely silent, and some speculated that perhaps the Buddha was tired or ill. When they gathered together. Next sentence. It is said that Gautam Buddha gathered his disciples one day for a Dharma talk. One of the Buddha's disciples, Mahakashyap, silently gazed at the flower and broke into a broad smile. The origin of Zen Buddhism is ascribed to the flower sermon, the earliest source which comes from the 14th century. The Buddha silently held up and twirled the flower and twinkled his eyes. Several of his disciples tried to interpret what this meant, though none of them was correct. चलो as it is हमने पढ़ लिया है, तो यहाँ पे एक कुछ कॉन्फ्रेंस है उसके बारे में बताया जा रहा है, एक ओरिजिन है उनके बारे में भी बताया जा रहा है। So which should be the first statement? Look here. When they gathered together, who gathered together? कुछ पता है, idea है? So can this be a first statement? No, this can't be a first statement. Next, it is said that Gautam Buddha gathered his disciples one day for a dharma talk. It is said that बोल चुके हैं। थोड़ी देर के लिए लगता है कि ये स्टेटमेंट फर्स्ट है, बट ये स्टेटमेंट फर्स्ट नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? तो देखो अगले स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम, फिर आपको बताऊंगी मैं।
One of the Buddha's disciples, Mahakashyap, silently gazed at the flower and broke into broad smile. See, already we know that पहले बुद्धा के बारे में कुछ बताया जा रहा है, तो सडनली यहाँ पे डिसिपल बोला है. सबसे पहले बुद्धा के बारे में कुछ आना चाहिए, फिर उसके डिसिपल के बारे में कुछ आना चाहिए. इसलिए ये स्टेटमेंट कभी फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आ सकता. ओके, लेट्स चेक फॉर नेक्स्ट वन. The origin of Zen Buddhism is ascribed to the flower sermon, the earliest source which comes from the 14th century. This is a reason why B statement first क्यों नहीं आ सकता. देखो, अगर आप आंसर ऑप्शन देख रहे हो, कंफ्यूजन होगा कि हाँ B स्टेटमेंट फर्स्ट है, चलो मार्क कर दिया. ठीक है, बी स्टेटमेंट फर्स्ट नहीं है. पहले तो जैन बुद्धिज्म का ओरिजिन बताया गया है, उसके बाद बुद्धा के बारे में बताया गया है. ओके, सो डी सेंटेंस विल 100% योर फर्स्ट स्टेटमेंट एंड बी नेवर कम्स. ओके, ई देखो, द बुद्धा साइलेंटली हेल्ड अप and twirled a flower and twinkled his eyes. Several of his disciples tried to interpret what this means. देखो, वो इंटरप्रेट कर रहे हैं, मतलब उन्होंने कुछ एक्शन परफॉर्म की है. जब वो कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तभी तो इंटरप्रिटेशन होगा. क्या यहाँ से हमें पता चल रहा है क्या एक्शन परफॉर्म की है? So can this be a first statement? No, this can't be a first statement, so just ignore this. So now we confirm that D is our first statement, so there is no need to check everything. सीधा सीधा आंसर ऑप्शन बी को मार्क कर दो, काम हो गया आपका. बट यहाँ पे क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए हमें ये सीक्वेंस देखना जरूरी है कि क्या सच में ये मैच होता है क्या. बट एग्जाम में बी कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ. जैसे ही आपको पहला स्टेटमेंट श्योर मिल रहा है, बाकी आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है. डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन जस्ट रीडिंग, बट यस, साइलेंटली जस्ट एक बार इन फास्ट सीक्वेंस चेक कर लो. क्यों क्यों चेक करना है, देखो मैं आपको बताती हूँ. बिकॉज ऑफ दिस ऑप्शन, नन ऑफ दिस. देयर इज अ पॉसिबिलिटी नन ऑफ दिस भी हो सकता है. यूजुअली ऐसे टाइप के क्वेश्चन में नहीं रहेगा, बट फिर भी हमें अवेयर तो रहना है. देखो, कैसे आएगा क्वेश्चन, कहां से आएगा, वी डोंट नो एनीथिंग. व्हाट इज इंपॉर्टेंट, द बेसिक आइडिया मस्ट बी क्लियर टू एवरीवन. जैसे ही ये बेसिक आइडिया क्लियर होता है कि हाँ, मैंने जो स्टेटमेंट फ्रेम किए हैं वो जम्बल्ड थे और उनको मैंने मीनिंगफुल बनाया है, तो क्रॉस वेरिफिकेशन करना आप लोगों का काम है. तो नन ऑफ दिस रहेगा भी तो डरने की जरूरत नहीं है. बी कॉन्फिडेंट ऑन योरसेल्फ. हर बार नन ऑफ दिस नहीं रहेगा, वेरी लेस टाइम रहेगा. तो चलिए, डी स्टेटमेंट को हमने फिक्स कर लिया ओरिजिन के बारे में जिसमें बताया गया है. एंड नाउ यस, यहाँ पे देखो, जो सेमिनार हेल्ड किया है क्या, या कॉन्फ्रेंस जो हेल्ड की है, अब इसके बारे में बात आ रही है. It is said that Gautam Buddha gathered his disciples one day for a dharma talk. तो यहाँ पे भी स्टेटमेंट आएगा. अब उसके बाद कॉन्फ्रेंस कैसे बनी है, देखो कॉन्फ्रेंस में सभी लोग गैदर होते हैं. तो पहला स्टेटमेंट देखो, when they gathered together the Buddha was completely silent and some speculated that perhaps the Buddha was tired or ill. ठीक है, यूजुअली क्या होता है कि यूजुअली वो आते हैं, कुछ बात करते हैं, बातें शेयर करते हैं, बट इस बार ऐसा नहीं हुआ है. तो व्हाट डिसिपल्स थिंकिंग, परहैप्स बुद्धा वाज टायर्ड और इल. तो ऐसा वो अपने दिमाग में अज्यूम कर रहे हैं. ठीक है ना. नेक्स्ट क्या हुआ है अभी देखो, द बुद्धा साइलेंटली हेल्ड अप एंड twirled a flower and twinkled his eyes. Several of his disciples tried to interpret what this meant, though none of them was correct. ठीक है, यस. तो यहाँ पे हमने क्या देखा है कि उन्होंने एक एक्शन की है. अभी थोड़ी देर के लिए वे साइलेंट बैठे थे, बट उन्होंने एक एक्शन की, twirled a flower and twinkled his eyes. तो इंटरप्रेट कर रहे हैं डिसिपल्स की उन्होंने क्या किया है, एंड thus this should be the next statement. एंड वन ऑफ द बुद्धास डिसिपल, सभी लोग ट्राई कर रहे कि वो क्या कहना चाहते, एंड सडनली एक पर्सन को, एक डिसिपल को पता चल गया कुछ तो वो कहना चाहते थे. वन ऑफ द बुद्धास डिसिपल महाकश्यप silently gazed at the flower and broken into a broad smile. मतलब यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि बुद्धा जो मैसेज देना चाहते थे वो उस डिसिपल को, उनको समझ में आ गया है, एंड दैट्स व्हाई उनके चेहरे पर एक ब्रॉड सी स्माइल आ चुकी है. So what is the correct sequence? The correct sequence is D, B, A, E, C. ठीक है, this is the answer option B. Let us quickly move towards next part. देखो, जैसा दिया है वैसा हम as it is sequence में पढ़ने वाले हैं. Thus,
Despite India's huge population, we have not done well in Olympic Games. During the British period also, cricket remained popular in India. Cricket has been an extremely popular game in India for quite some time now. It is our government and corporate fraternity pay due attention to other games or sports, and we redeem our national pride in Olympic Games. However, due to this reason, other games or sports did not receive the required attention they deserve. Okay? Yes. Now, which should be the first statement? तो एक एक को एलिमिनेट करते जाएंगे. जितना आप ये एलिमिनेट करोगे उतना जल्दी आपको फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है ये पता चलेगा. Look here. Thus, despite India's huge population, किसी के तो वजह से, किसी तो रीजन से, क्या रीजन पहला स्टेटमेंट हो सकता है? Thus, because of this, is it possible? No. During the British period, also cricket remained popular in India. Also वर्ड हम कब यूज करते हैं? ये यहाँ पे भी पॉपुलर था, आज भी पॉपुलर है, उस वक्त भी पॉपुलर था. ये कल भी पॉपुलर था, ये आज भी पॉपुलर है. मतलब ओरिजिनल रेफरेंस हमें आना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हाँ उस जमाने ये पॉपुलर हुआ करता था, आज भी वो पॉपुलर है, या आज भी वो पॉपुलर है, उस जमाने में भी वो हुआ करता था. सो ये लिंकिंग होना चाहिए, ये फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं आ सकता. नेक्स्ट, cricket has been an extremely popular game in India for quite some time now. Yes, and this can be definitely the first statement. Yes, and why not this? ये दोनों क्यों नहीं आएंगे? It is time our government and corporate fraternity pay due attention to other games and sports, and we redeem our national pride in Olympic Games. Olympic Games के बारे में बात आ रही है, किसी को तो रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया है कि गवर्नमेंट एंड वो कॉर्पोरेट फैटर्निटी उस पे अटेंशन नहीं देते हैं. किस पे अटेंशन नहीं देते हैं? ओलंपिक गेम्स पर क्यों नहीं देते हैं? क्या रीजन है? ऐसा क्यों हुआ है? सो दिस कांट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट. ई, हाउएवर ड्यू टू दिस रीजन, हाउएवर ड्यू टू दिस रीजन, व्हिच रीजन, क्या हमें क्लियर है? क्लियर नहीं है, इसलिए ये आंसर नहीं आ सकता. सॉरी, ये पहला स्टेटमेंट नहीं आ सकता. फर्स्ट स्टेटमेंट मस्ट बी सी. क्या है? चलो पढ़ लेते हैं एक बार. क्रिकेट हैज बीन एन एक्सट्रीमली पॉपुलर गेम इन इंडिया फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ. एंड यस, अब देखो, अब वो पॉपुलर है, एक्सट्रीमली पॉपुलर है, उस वक्त भी वो पॉपुलर हुआ करता था, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा आएगा अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट? ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड आल्सो क्रिकेट रिमेन्ड पॉपुलर इन इंडिया. तो इसलिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट कंफर्म बी आएगा. एक्चुअली हमें आंसर तो मिल चुका है सी ऑप्शन, बिकॉज अगर आप देख रहे हो तो देयर इज ओनली वन ऑप्शन विच स्टार्ट्स विथ सी. तो कंफर्म आप इसको टिक कर सकते हो, बट प्रैक्टिस के वक्त हम थोड़ा सा पूरा करके देखने वाले थे. ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जितना ज्यादा आज आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा एग्जाम में आपको ये आंसर फास्ट आते रहेंगे. चलिए, दोस डिस्पाइट इंडियाज ह्यूज पॉपुलेशन, नहीं ये तो नहीं आएगा. यस, अभी क्या होना चाहिए? पहले तो ओलंपिक गेम के बारे में रेफरेंस आना चाहिए, फिर हम बोल सकते हैं कि हाँ हम ओलंपिक गेम्स में कुछ नहीं कर पाए. तो देखो यहाँ पे, हाउएवर ड्यू टू दिस रीजन अदर गेम्स और स्पोर्ट डिड नॉट रिसीव द रिक्वायर्ड अटेंशन दे डिजर्व. क्योंकि क्रिकेट पॉपुलर है इसलिए क्या होता है, बाकी गेम की तरफ अटेंशन थोड़ा सा कम हो जाता है, इसलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी व्हाट? ई आएगा. Yes, and now thus despite India's huge population, we have not done well in Olympic Games. Yes, so it is time our government and corporate fraternity pay due attention to other games and sport, and we redeem our national pride in Olympic Games. तो अब वो समय आ गया है जहां पे गवर्नमेंट ने थोड़ा सा ऐसे बाकी स्पोर्ट की तरफ ध्यान देना चाहिए, ताकि ओलंपिक गेम्स में वो जो हमारा नेशनल प्राइड है हम वो बना सके, हम वो फिर से वापस ला सके. सो दस व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ओवर हियर? द करेक्ट सीक्वेंस इज C B E A D and the answer option is what? C. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. देखो यहाँ पे अगेन जो सीक्वेंस दिया है उसी सीक्वेंस में पढ़ लेते हैं. पढ़ने में कंजूसी मत करो. मैम बोर होता है, इंग्लिश पढ़ने की आदत नहीं है, नहीं पढ़ना है.
एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसा ना पढ़ के आगे जाओगे ना तो आपको ये सीक्वेंस क्लियर समझ में नहीं आएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जितना ज्यादा पढ़ने की आदत डालते हो, जब एरर डिटेक्शन आएगा, फिलर्स आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, क्लोज टेस्ट आएंगे, उस वक्त आपको ये पढ़ने की आदत बहुत हेल्प करती है। चलिए अब देखो यहाँ पे, वैसे तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? लुक एट द आंसर ऑप्शंस, लुक एट द आंसर ऑप्शंस वंस। सभी में ए से शुरुआत की गई है। इट मीन्स इट इज क्लियर दैट आंसर सॉरी दैट स्टेटमेंट ए मस्ट बी द फर्स्ट ऑप्शन। यस, बट वी हैव टू मैच द एंटायर सीक्वेंस, इसलिए हम जिस सीक्वेंस में दिया है एज इट इज एक बार पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो देखो अभी यहाँ पे the post-election crisis in Kenya remains unresolved. The damage being done to the country's economy is severe. Tourism, horticulture, and other industries that depend on trade beyond the Kenyan border are relieved. Many countries responded, providing essential humanitarian assistance and logistical support. For this, I and many other Kenyans are very grateful. Thousands of livelihoods, along with investments throughout the region, are threatened and collapsing. As the situation in Kenya escalated with murders, rapes, burning of property, looting, and the displacement of thousands of people throughout the country, the international community was urged to help. ओके, चलिए तो एज वी नो द स्टेटमेंट ए इज फिक्स्ड, आंसर ऑप्शन ने हमारी बहुत हेल्प की है। चलो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट फिक्स हो चुका है, पोस्ट इलेक्शन द पोस्ट इलेक्शन क्राइसिस इन केन्या रिमेन्स अनरिजॉल्व्ड। ठीक है, अब कुछ क्राइसिस हो रहा है, क्राइसिस हो रहा है मतलब डेफिनेटली दंगे फसाद भी हो रहे हैं वहां पे, कुछ तो रीजन है, क्या हुआ है, इलेक्शन की वजह से हुआ है, वी डोंट नो, बट हाँ वो चल रहा है। ठीक है, अब देखो क्या डैमेज हुआ है, सेकंड स्टेटमेंट में इमीडिएटली बताया गया है। द डैमेज बीइंग डन टू कंट्रीज इकोनॉमी इज सीवियर. Tourism, horticulture and other industries that depend on trade beyond the Kenyan border are reeling. कुछ तो इशू आया है, उसकी वजह से क्या हुआ है, डैमेज हुआ है। एंड यस डेफिनेटली यहाँ पे स्टेटमेंट सेकंड जो है वो एज इट इज रहना चाहिए, ए एंड बी शुड बी एज इट इज। ठीक है, जब डैमेज होता है तो इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, ऑफ कोर्स जो लाइवलीहुड है, वहां पे जो लोग रह रहे हैं, जो प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है। तो देखो यहाँ पे भी सी स्टेटमेंट क्या कहता है, मेनी कंट्रीज रेस्पॉन्डेड प्रोवाइडिंग इसेंशियल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, वो उनको मदद कर रहे हैं। बट पहले वो तो क्लियर हो जाने दो ना कि एग्जैक्टली डैमेज हुआ है, पीपल को तकलीफ हो रही है, तो दिस कांट बी द नेक्स्ट स्टेटमेंट। as the situation in Kenya, देखो ई स्टेटमेंट देखो, as the situation in Kenya escalated with murders, rapes, तो यहाँ पे देखो urged to help है, तो मतलब अभी तक क्रिसिस के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन क्लियर नहीं हुआ है। तो देखो डी स्टेटमेंट, डैमेज अबाउट प्रॉपर्टी बोला गया है, उसके बाद थाउजेंड्स ऑफ लाइवलीहुड्स along with investment throughout the region are threatened and collapsing, उसका इफेक्ट लाइवलीहुड पे पड़ा है, इसलिए यहाँ पे डी स्टेटमेंट नेक्स्ट आएगा। ना लुक हियर, दिस स्टेटमेंट अर्ज्ड टू हेल्प बोला गया है, तो जब कोई हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करता है डेफिनेटली उनको हेल्प मिलता है। सो कैन दिस बी द लास्ट स्टेटमेंट? नो, यहाँ पे देखो, फॉर दिस आई एंड मेनी इसेंशियल सर्विसेज उनको प्रोवाइड की गई है, इसेंशियल असिस्टेंस उनको दिया गया है, और ये कब दिया जाएगा, जब वो हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। सो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सा आएगा, ई स्टेटमेंट आएगा। As the situation in Kenya escalated with murders, rapes, burning of property, looting, and the displacement of thousands of people throughout the country, the international community was urged to help. And as उन्होंने help के लिए demand किया है, देखो many countries responded, उनको response मिला है, providing essential humanitarian assistance and logistical support. For this, I and many other Kenyans are very grateful. Okay, and thus we done with the entire paragraph A, B, D, E, C, and this is the correct sequence. Answer option D.
सो इन दिस वे स्लोली आपको ये पैरा जंगल्स का प्रैक्टिस करना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन. चलिए आंसर सॉरी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. Yes. So let us read the questions. Let us see the statements as it is first. People started fearing a famine. People किसी को तो डरना शुरू कर चुके हैं. Monsoon turned out to be unusually abundant and the danger was averted. The monsoon failed and water tanks became almost empty. So no grain could be sown by the farmers in their fields. Farmers looked anxiously for the next monsoon. Something monsoon के previous and monsoon के बाद की situation explain की है यहाँ पे. Now, which will be the first statement? Look here. People started fearing a famine. Famine मतलब एक ऐसी situation जहाँ पे पानी एंड ग्रेन्स का लैक होता है, अकाल आना जिसे बोलते हैं. सो famine इज द सिचुएशन. अब देखो सडनली पीपल famine को डरना शुरू हो जाएंगे क्या? नहीं. समथिंग सिचुएशन आया है क्योंकि बारिश नहीं हुई है, उसका ये रिजल्ट है. यस, एंड दैट्स व्हाई famine आया है. तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं आ सकता. Monsoon turned out to be unusually abundant and the danger was averted. देखो डेंजर अवर्ट हुआ है मतलब डेंजर खतरा टल गया है. अब खतरा टल गया है ये कैसे पहला स्टेटमेंट आएगा? पहले खतरा तो दिखना चाहिए, खतरा क्या आया था, उसके बाद डेंजर अवर्ट हो जाएगा. यस, ओके. तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं आ सकता. ना लुक हियर. The monsoon failed and water tanks became almost empty. Yes, and यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेटमेंट आएगा. क्यों? देखो, सो नो ग्रेन कुड बी सॉन. इसकी वजह से ग्रेन्स नहीं आए हैं, ग्रेन्स नहीं उगाए गए हैं. किसकी वजह से? तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट नहीं आएगा. फार्मर्स लुक्ड एंशियसली फॉर द नेक्स्ट मानसून. नहीं, ये स्टेटमेंट भी नहीं आएगा क्योंकि पहले हमारा सिचुएशन जो है वो क्लियर होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है. ठीक है, तो चलिए व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेटमेंट. हमने यहाँ पे फिक्स कर लिया है. द सी स्टेटमेंट मस्ट बी फर्स्ट. द मानसून फेल्ड एंड वाटर टैंक्स बिकेम ऑलमोस्ट एम्प्टी. सो सी हो गया पहला स्टेटमेंट. एंड इसकी वजह से क्योंकि बारिश नहीं हुई है, पानी भी नहीं है, सो नो ग्रेन कुड बी सॉन. अब देखो पानी नहीं है तो वो धान कहाँ से उगाएंगे? तो इसलिए नो ग्रेन कुड बी सॉन by the farmers in their field must be the next statement. C के बाद आ गया D. अब देखो खेतों में अगर धान नहीं रहेगा तो कैसे सिचुएशन आएगी? अकाल की सिचुएशन आने वाली है कि धान नहीं है, थोड़ी देर पहले वाटर टैंक भी एम्प्टी हो चुके हैं, ये सिचुएशन बोला है. तो देखो वो अभी अकाल के लिए डर रहे हैं. तो पहला स्टेटमेंट पढ़ो. पीपल स्टार्टेड फियरिंग अ famine. वो जो famine की सिचुएशन जनरेट हो रही है जहाँ पे पानी नहीं है, ग्रेन्स नहीं है, तो ये सिचुएशन को पीपल अभी डरना शुरू हो चुके हैं. ठीक है, सी डी ए. वी डन विद दिस. ना नेक्स्ट विल बी व्हाट? अब देखो मानसून टर्न्ड आउट टू बी अनयूजुअली अबंडेंट. ठीक है, ये एक स्टेटमेंट बाकी है. फार्मर्स लुक्ड एंशियसली. चिंता से, वरी से वो देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट मानसून. तो ये स्टेटमेंट लास्ट होगा क्या? जब बोला है कि डेंजर अवर्ट हो गया फिर से बोल रहे कि एंशियसली हो रहा है. नॉट पॉसिबल. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट द ई स्टेटमेंट हियर. Farmers looked anxiously for the next monsoon and thus monsoon turned out to be unusually abundant and the danger was averted. Danger क्या हो चुका है? Avert हो चुका है. So here what is the correct sequence? C D A E B. So this is the last statement, that is answer option B. Okay, yes, I hope this is clear to everyone. C D A E B. Let us quickly move towards next para. देखते हैं यहाँ पे क्या है. Economists all over the world as it is पढ़ेंगे हम.
Economists all over the world have expressed anxiety in this regard. As a result, Indian people have been subjected to a high cost of living and inflation. Indian economy has not shown desirable growth in the recent years. Grim global economic scenario has also contributed to this problem, and it seems a quick fix solution is yet far away. But one of the primary reasons for such a situation has been Indian government's inability to take the tough decisions. Okay, चलो सभी सेंटेंस हमने पढ़ लिए हैं. Now let us decide the first statement first. Economists all over the world have expressed anxiety in this regard. In which regard? किसके रिगार्ड में? किसके रिगार्ड में टेंशन आया है? किसके रिगार्ड में स्ट्रेस आया है? तो ये हमें पता नहीं, ये पहला स्टेटमेंट नहीं आ सकता. एज अ रिजल्ट, किसी का तो रिजल्ट है, इंडियन पीपल हैव बीन अंडर रिमेनिंग सेंटेंस. किसी का तो रिजल्ट है, मतलब पहले वो सिचुएशन हमें क्लियर होनी चाहिए. क्या वो सिचुएशन क्लियर है? नहीं है. So this can't be your first statement. ठीक है? Now look here. Something related to economy has given. Indian economy has not shown desirable growth in the recent years, and definitely this will be the first statement. कुछ लिंकिंग नहीं है. देखो ये शुरुआत है. बोला गया है कि पिछले कई सालों में इकोनॉमी ने ग्रोथ अच्छा नहीं दिखाया है. ठीक है, एक बार इन दोनों को चेक कर लो. Grim global economic scenario has also contributed to this problem. To which problem contributed? Do we know the problem? Do we know the situation? No, we don't know. So this can't be the first statement. But one of the primary reasons for such a situation, for which situation is it known to us? क्या वो हमें पता है? नहीं पता है. So just ignore this. So C be the first statement. Answer option A is the correct one. But थोड़ा वेरीफाई करेंगे हम कैसे आता है सीक्वेंस में, हमें इसको बिठाना है. तो चेक करो यहाँ पे. C is the first one. Look here. Indian economy has not shown desirable growth in the recent years. So grim global economic scenario has also contributed to this problem, and it seems a quick fix solution is yet far away. Yes, उन्होंने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया गया है एंड कुछ ऑब्जर्वेशंस उन्होंने ड्रॉ किए गए थे. तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सा आएगा? डी स्टेटमेंट आने वाला है. नेक्स्ट कंडीशन. अभी देखो सभी लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं, सभी लोग इसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वो कुछ व्यूज एक्सप्रेस कर रहे हैं. इकोनॉमिस्ट all over the world have expressed anxiety in this regard. In which regard? जो इशू इंडियन इकोनॉमी में आया है उस रिगार्ड इकोनॉमिस्ट जो है वो अपना अपना वरीज, अपने अपनी व्यूज उसमें एक्सप्रेस कर रहे हैं. इसलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सा आएगा? ए स्टेटमेंट आएगा. ओके. Now, next, look here. C, D, A, we done. Now, look here. As a result, Indian people, ये एक sentence बाकी है. And one of the primary reason for such a situation. अभी देखो यहाँ पे. As a result, Indian people have been subjected to a high cost of living and inflation. ये किसी का तो conclusion है, और conclusion हमेशा कहाँ पे होता है? End में होता है. As a result of all this scenario, ये सिचुएशन जनरेट हुई है. अब उसके बाद हम और कुछ सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? नहीं एक्सप्लेन कर सकते. इसलिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ई स्टेटमेंट को पुट करना पड़ेगा. बट वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस फॉर सच अ सिचुएशन हैज बीन इंडियन गवर्नमेंट्स इनएबिलिटी टू टेक द डिसीजन, टू टेक टफ डिसीजन. हाँ, यहाँ पे क्या हुआ है, एक प्राइमरी रीजन क्या है इस सिनेरियो के पीछे? दैट such a situation has been but one of the primary reason for such a situation has been Indian government's inability to take the tough decision. ये सिनेरियो के पीछे एक रीजन क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट का इनएबिलिटी है to take tough decisions, and as a result of this Indian people have been subjected to a high cost of living and inflation. और ये सभी सिनेरियो की वजह से क्या हो रहा है? इंडियन पीपल को हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, महंगाई को फेस करना पड़ रहा है. So which is the correct answer option? The correct answer option is A. The correct sequence is what? C, D,
A, E, B. I hope this is clear to everyone. Let us quickly move towards the next para jumble. Look here. Now, what is given over here as it is पढ़ लेते हैं. They fled to the higher ground. Soon the floods retired and the villagers were able to return. The river overflowed its banks. The rain fell steadily for several days. The terrified villagers abandoned their homes. तो यहाँ पे क्या सिनारियो बताया गया है? क्या सिनारियो है? फ्लड के बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है. अब फ्लड क्यों आता है? क्या रीजन है फ्लड आने के पीछे? बारिश ज्यादा हुई है. तो ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो एक्सप्लेन कर रहा है? देखो, लुक एट ए. दे फ्लेड टू द हायर ग्राउंड. क्या कुछ सिनारियो है? नहीं है. सून द फ्लड्स रिटायर्ड एंड द विलेजेस वेर एबल टू रिटर्न. अभी फ्लड कम हो चुका है, विलेजेस वापस आ रहे. तो कैन दिस बी अ फर्स्ट स्टेटमेंट? नहीं. द रिवर ओवरफ्लोड इट्स बैंक्स. पानी किनारे को छोड़ के बहने लगा है, किनारे से बाहर आ रहा है. क्यों? किस वजह से आ रहा है? कुछ रीजन पता है? नहीं. So this can't be the option. First one, first statement. The rain fell steadily for several days. Yes, rain, कंटिन्यूअस बारिश हो रही है पिछले कुछ दिनों से, इसलिए क्या हो रहा है? जो रिवर है ओवरफ्लोड इट्स बैंक्स. सो दिस इज डी स्टेटमेंट. कंफर्म फर्स्ट आएगा, उसके बाद सी. एज अ रिजल्ट ऑफ हेवी रेन, रिवर ने क्या किया है? किनारे को छोड़ के बहना शुरू किया है. ठीक है. अब जैसे ही किनारे को छोड़ के पानी बह रहा है, क्या हो रहा है? वो पानी लोगों के घरों में जा रहा है. सो इसलिए द टेरिफाइड विलेजर्स अबेंडन देयर होम्स. उसको वो छोड़ के कहीं पे जा रहे हैं, कहीं पे शिफ्ट हो रहे हैं. सो इसलिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या आएगा? ई स्टेटमेंट आएगा. ठीक है, डी सी ई. ना, दे फ्लेड टू द हायर ग्राउंड. सून द फ्लड्स रिटायर. फ्लड अभी कम हो चुके हैं, विलेजर्स वापस आना शुरू हो चुके हैं. दिस मस्ट बी अ एंड स्टेटमेंट. दिस मस्ट बी अ रिजल्ट. सो यहाँ पे सबसे पहले हमें ए स्टेटमेंट को लिखना पड़ेगा. दे फ्लेड टू द हायर ग्राउंड एंड उसके बाद कंक्लूजन क्या है अभी? कि सून द फ्लड्स रिटायर्ड एंड द विलेजर्स वेयर एबल टू रिटर्न. तो क्या आएगा हमारा सीक्वेंस? D, C, E, A, B. The answer option C is 100% correct answer option. Okay. So I hope this paragraph is clear to everyone. Let us quickly move towards next paragraph. देखो अभी यहाँ पे क्या? अच्छा, ठीक है. यहाँ पे पैराग्राफ नहीं है. अभी हम अगला टाइप शुरू करने जा रहे हैं. अगले टाइप में हमारे लिए क्या आ रहे हैं? फीलर्स आ रहे हैं. फीलर्स मतलब क्या है? हमें क्या करना है? वहां पे जो ब्लैंक्स है उनको फिल करना है. So let us quickly read the instruction. Let us quickly read the direction given to us. Two statements with blanks have been given. These statements are followed by 5 alternatives. Choose the one which fits into the set of the statements. ठीक है, फीलर्स हमें करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करना है. और कैसा सिनारियो है? देखो, 2 स्टेटमेंट आपको दिए हैं एंड 5 अल्टरनेटिव है. उसमें से आपको एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है विच फिट्स टू द सेट ऑफ स्टेटमेंट. देखो अभी यहाँ पे नेक्स्ट स्क्रीन पे 2 स्टेटमेंट आपको दिए हैं फॉलोड बाय 5 अल्टरनेटिव्स. एंड व्हाट इज मैंडेटरी कि ये जो दोनों ब्लैंक्स है, उन दोनों ब्लैंक्स में एक ही वर्ड आपको बिठाना है. ऐसा प्लीज मत कीजिए कि फर्स्ट ब्लैंक में अलग, सेकेंड ब्लैंक में अलग. प्लीज, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड. ओनली सिंगल वर्ड यू हैव टू फिक्स इन बोथ द ब्लैंक्स. चलिए हम क्या करेंगे? एज इट इज पहले तो स्टेटमेंट को पढ़ने वाले हैं. क्या दिया गया है? इंटरनेशनल विमेन्स डे इज एन इवेंट टू सेलिब्रेट द डैश made by different women over the course of history. Despite the long history of women's oppression, many strong-willed women have made important dash to history and overcome the barriers in this way, in their way. आंसर ऑप्शन को हम समझ लेते हैं. मेरे ख्याल से आप लोगों को आंसर ऑप्शन क्लिक भी हुआ होगा, बट मैं वोकैबुलरी भी आपका थोड़ा बिल्ड करना चाहती हूँ. तो जब भी ऐसे नए वर्ड हमारे सामने आते हैं, प्लीज ट्राई टू मेक अ नोट ऑफ दोज वर्ड.
ताकि आगे जब आप ये वर्ड वापस पढ़ोगे क्या हो जाएगा, आपको याद आएगा कि हाँ अरे ये वर्ड हमने उस वक्त पढ़ा था और उसका मीनिंग ये है। तो ये क्विकली आपके डायरी में रेडी रहेगा, आपको बार बार डिक्शनरी रेफर करने की जरूरत नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रामिफिकेशंस मतलब क्या होता है? रामिफिकेशन इज समथिंग अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ सम एक्शन। जो एक्सपेक्टेड कर रहे थे रिजल्ट वो नहीं आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ रहा है, तो यहाँ पे रामिफिकेशंस। नेक्स्ट डीलेस, आपको पता है डीलेस क्या होता है? लेट होना, कि डीले हो रहा है उसमें, क्यों इतना डिले किया आपने, तो यूजुअली हम ये यूज करते हैं कंट्रीब्यूशंस। कंट्रीब्यूशन मतलब क्या है? वैल्यू एडिशंस। क्या है कंट्रीब्यूशन का मीनिंग? क्या है? वैल्यू ऐड कर रहे हैं उसमें, आप कुछ तो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो। सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन होते हैं, नॉलेज में कंट्रीब्यूशन होता है। आर यू गेटिंग दिस? मराठी में इसको योगदान कहते हैं। उनका इस एरिया में जो योगदान उन्होंने किया है, जो उन्होंने काम किया है, वो नवाजा गया है। समझ में आ रहा है सभी को? न्यूज में आप लोग ये पढ़ते होंगे रिगार्डिंग सम वेरी लीजेंड सुपेरियर जो पर्सनालिटी होते हैं, सुप्रीम पर्सनालिटी जो होते हैं, उन्होंने जो पर्टिकुलर एरिया में काम किया होता है। एक्यूजेशंस मीनिंग है टू ब्लेम समथिंग, टू ब्लेम समवन, किसी के ऊपर ब्लेम करना। क्रिएशन, क्रिएटिविटी, सर्टन थिंग्स आपने क्या किए हैं? डेवलप किए गए हैं, क्रिएट किए हैं। तो देखो यहाँ पे क्रिएशंस नहीं आता है, क्रिएशन नहीं आएगा। क्रिएशन इज समथिंग टू मेक, आपने कुछ बनाया है, क्रिएटिव आइडियाज, क्रिएटिविटी आप जो बोलते हो, तो क्रिएशंस यहाँ पे कभी नहीं आएगा। रामिफिकेशन, क्या ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है किसी एक्शन के? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। डीलेज, डीलेज में डिले किया इसलिए कंट्रीब्यूट करे, सॉरी डिले किया है इसलिए उनको कुछ आप बोल रहे हो क्या, उनके बारे में रिमेम्बर कर रहे हो क्या? नहीं। एक्यूजेशन, आरोप, किसी के ऊपर आप ब्लेम कर रहे हो क्या? ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। ओनली एंड ओनली पॉसिबल ऑप्शन इज व्हाट? कंट्रीब्यूशंस। International Women's Day is an event to celebrate the contributions made by the different women over the course of history. उन्होंने जो काम किया है, उन्होंने जो योगदान किया है उस पर्टिकुलर सेक्टर में, उसके लिए उनको नवाजा जा रहा है, उसके लिए ये सेलिब्रेशन किया जा रहा है। Despite the long history of women's oppression, many strong-willed women have made important dash to history and overcome the barriers in their way. जितनी भी दिक्कतें उन्हें आई है, सिवाय उनके, उनको फेस करते करते उन्होंने कुछ जरूरी कंट्रीब्यूशन किए गए हैं हिस्ट्री में। आर यू गेटिंग? सो विच इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन? द करेक्ट आंसर ऑप्शन हियर मस्ट बी सी। दोनों ब्लैंक्स में एक ही ऑप्शन आना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। लेट अस क्विकली मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फिगर। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। क्या करना है आपको? जो भी ब्लैंक्स है, दोनों ब्लैंक में एक ही वर्ड आपको फिक्स करना है। Women empowerment is necessary for this day and for dash important values in young women. Through positive messages about the movement, such a strong and empowering ideas in people's minds will become much easier. अच्छा ठीक है, विदाउट सी, पहले तो हम ब्लैंक्स की तरफ नहीं देखेंगे, पहले तो हम वोकैबुलरी को समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली वहां पे क्या दिया गया है। इंप्रूविंग, आपको अच्छे से पता है किसी सिनारियो को इंप्रूव करना। रिपीटिंग मतलब वो एक्शन रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीटिशन हो रहे हैं। इनकलकेटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इनकलकेटिंग का मीनिंग क्या है? समथिंग, कुछ नया एडिशन हो रहा है, वैल्यू एडिशन उसमें हो रहा है, या फिर कुछ रिन्यूअल हो रहा है। जो भी आइडियाज है, टू रिन्यू देम, टू क्या बोलते हैं उनको, लोगों के दिमाग में आपको फिक्स करना है, उनको आदत में डालना है। दिस इज अ मीनिंग ऑफ इनकलकेटिंग। सब्जुगेटिंग का मीनिंग क्या है? टू डिफीट समवन, किसी को हराना। ओके, एंड रिलिविंग का मीनिंग क्या है? रीलिविंग। देखो रिलिविंग LIVING है, फिर से वो चीज करना। रीलिविंग, पुनरुज्जीवित जिसे मराठी में कहा जाता है, फिर से उसका क्रिएशन करना। तो रिलिविंग इंपॉर्टेंट वैल्यूज नहीं हो सकता, नेवर पॉसिबल है।
इम्प्रूविंग भी नहीं होगा, क्योंकि इम्प्रूविंग हम कब यूज करते हैं, जो करंट सिनारियो है उसको आपको इम्प्रूव करना है। रिपीटिंग तो पॉसिबल ही नहीं है। रिपीट करना है क्या, रिपीटिंग इंपॉर्टेंट वैल्यूज है क्या, नहीं, ये पॉसिबल नहीं होगा। सब्जुगेटिंग का मीनिंग क्या है, टू डिफीट समवन, किसी को तो हराना, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो एक ही पॉसिबिलिटी यहाँ पे बचती है, दैट इज इनकलकेटिंग। इनकलकेटिंग का मीनिंग क्या है कि उनमें वो आदत आप डाल रहे हो। देखो एक बार सेंटेंस पढ़ते हैं अभी, विमेन एम्पावरमेंट इज नेसेसरी फॉर दिस डे एंड फॉर इनकलकेटिंग इंपॉर्टेंट वैल्यूज इन यंग वुमेन। वो जो वैल्यूज है, इंपॉर्टेंट वैल्यूज, हमें वो यंग वुमेन में डालना, उनकी उसको आदत डालना बहुत जरूरी है। थ्रू पॉजिटिव मैसेजेस अबाउट द मूवमेंट dash such a strong and empowering ideas, inculcating such a strong and empowering ideas। उनके दिमाग में वो आइडियाज हमें फिक्स बिठाना है, उनको आदत डालनी है उसकी। तो यहाँ पे सुटेबल आंसर कौन सा है, मोस्ट सुटेबल आंसर इज द आंसर ऑप्शन सी। I hope this filler is clear to everyone. Let us quickly move towards next question. देखो यहाँ पे क्या आता है अभी। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ नए डायरेक्शन आ रहे हैं, पहले तो हम उनको पढ़ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे ना। A statement with 3 blanks followed by 3 words is given below. These words fit in the given sentence in some sequence. Very important part. एक sequence generate हुआ है। Choose the correct sequence from the given alternatives. If the correct sequence is not given in the alternatives, mark none of this as your answer. Okay, चलिए, इंस्ट्रक्शन तो हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं, अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की तरफ जाने वाले हैं। चलो, क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देखो पहले तो समझ लो क्या किया गया है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टेटमेंट इज गिवन टू यू फॉलोड बाय 3 ऑप्शंस। ये तो अलग ऑप्शन है, पहले तो ये 3 वर्ड देखो, न्यू, न्यू एंड अन्यू, ये 3 वर्ड्स दिए गए हैं। यही 3 वर्ड आपको इस्तेमाल करने हैं और ये 3 ब्लैंक्स फिल करने हैं। एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर, द सीक्वेंस में वैरी ओवर हियर, ये इस सीक्वेंस में बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो किस सीक्वेंस में रहेंगे वो आपको आइडेंटिफाई करना है, और यहाँ पे आपको वो इस्तेमाल करके उन ऑप्शन का यहाँ पे फिल करना है। पहले तो सेंटेंस एज इट इज पढ़ो विथ द ब्लैंक्स। क्या दिया है, आफ्टर हर फेलियर शी डैश दैट शी हैज टू वर्क हार्ड टू स्टार्ट डैश एंड आल्सो लर्न डैश एंड यूजफुल स्किल्स। अभी देखो हमारे पास कौन से वर्ड्स है, न्यू, न्यू एंड अन्यू। न्यू का मीनिंग क्या है, नया कुछ, ठीक है, यह सभी को पता है। न्यू, KNEW, न्यू का मीनिंग क्या है, नो, टू नो समथिंग का मतलब क्या है, पता है, मुझे वो पता है, यहाँ पे पास्ट फॉर्म यूज किया है। एंड अन्यू का मीनिंग क्या है, टू स्टार्ट अगेन, रीस्टार्ट जिसे कहते हो, अफ्रेश स्टार्ट करना है, फिर से शुरुआत करनी है। देखो अभी, आफ्टर हर फेल्यूर शी डैश दैट, शी, NEW नया आएगा क्या यहाँ पे, नहीं आएगा। शी डैश दैट शी हैज टू वर्क हार्ड, उसको काम करना है, हार्ड वर्क करना है, ये उसे पता चला है। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, पहला ब्लैंक न्यू आएगा। तो देखो चलो यहाँ पे फील कर देते हैं हम, न्यू दैट शी हैज टू वर्क हार्ड टू स्टार्ट, फिर से शुरुआत करनी है, इसलिए यहाँ पे कौन सा ब्लैंक आएगा, फिर से शुरुआत करनी है, इसलिए a new should be here। and also learn new and useful skills, नए और जो जरूरी है वो स्किल्स हमें पढ़ने हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, न्यू फर्स्ट आएगा, अ न्यू सेकंड आएगा एंड न्यू थर्ड आएगा। तो देखो यहाँ पे किस सीक्वेंस में बैठता है, आंसर ऑप्शन सेकंड में बैठता है। एंड मेक श्योर दैट आप इस आंसर ऑप्शन को प्रॉपरली सिलेक्ट कर रहे हो। प्लीज ये मत सोचना कि ये इसी सीक्वेंस में है, आंसर ऑप्शन ए टिक मत करना, दैट गेट्स रॉन्ग। सो आंसर ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है। अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है, हमें चेक करना है। We watched a video of a dash who was eating a dash piece of meat and trust me, it was such a
डैश वीडियो, ठीक है। यस, क्या वर्ड्स दिए गए हैं हमें? ग्रिजली, ग्रिस्ली, ग्रिजली, ओके। यस, अब देखो इस तरफ क्या कहाँ पे हमें फील करना है। पहले तो ये वर्ड्स हमें पता होने चाहिए, इनका मीनिंग पता होना चाहिए, वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए। बट इवन दो यू डू नॉट हैव वोकैबुलरी, तो हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे एडजस्ट करेंगे? देखो, वी वॉच्ड अ वीडियो ऑफ अ डैश हु वाज ईटिंग। हु, अभी देखो यहाँ पे हु वर्ड आया है, इसका मतलब वहां पे कोई तो एनिमल होना चाहिए। यस, कोई तो एनिमल होना चाहिए, या फिर चलो इवन ह्यूमन बीइंग भी रहेगा, मतलब उसके बारे में कुछ एक्सप्रेस किया गया है, कुछ वर्ड, कुछ एडजेक्टिव उसके बारे में एक्सप्रेस किया जा रहा है। अल्दो दे आर ऑल एडजेक्टिव्स, बट अगर आप इस वर्ड को चेक करोगे, ग्रिजली, दिस इंडिकेट्स दैट शेप ऑफ समथिंग, फिर क्वालिटी ऑफ समथिंग, ठीक है। तो ग्रिजली ये जो है एक एनिमल का टाइप है, तो यहाँ पे फर्स्ट ब्लैंक में कंफर्म क्या आएगा? ग्रिजली आने वाला है। ग्रिजली, वी वॉच अ वीडियो ऑफ अ ग्रिजली हु वाज ईटिंग। ये ग्रिजली क्या है? एक एनिमल का टाइप है, ओके। टू डिस्क्राइब समथिंग, शेप डिस्क्राइब करता है या फिर काइंड डिस्क्राइब करता है, इसलिए पहले ब्लैंक में कंफर्म क्या आएगा? ग्रिजली आएगा। उसके बाद देखो, ग्रिसली का मीनिंग मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन, इसका मीनिंग है डेंजरस, भयानक, डेंजरस, ओके। सो द मीनिंग ऑफ दिस इज व्हाट? डेंजरस। ग्रिस्टली का मीनिंग यहाँ पे है समथिंग विच इज मेड फ्रॉम बोन्स ओनली, जो कहाँ से बना है? बोन्स से बना है, मेड ऑफ बोन्स। एंड ग्रिजली एक एनिमल का टाइप है, नथिंग एल्स। So we watched a video of Grizzly who was eating a dash piece of meat. Piece of meat बना, piece of meat है, piece of meat किससे बना है? Definitely bones से बना है। Grizzly that is made of bones. तो यहाँ पे क्या आएगा? Blank, gristly आने वाला है, second word यहाँ पे आएगा, यहाँ पे third आएगा, यहाँ पे second। एंड ट्रस्ट मी, इट वॉज सच अ डैश वीडियो, वो जब हम देख रहे थे वो डेंजरस था, तो यहाँ पे क्या है? ग्रिजली। फर्स्ट ब्लैंक यहाँ पे आने वाला है। तो देखो, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फर्स्ट इज ग्रिजली, सेकंड इज ग्रिस्टली एंड लास्ट इज ग्रिस्ली। तो आंसर ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? आंसर ऑप्शन डी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ओके। थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे, बट जैसे जैसे आप ये वोकैबुलरी प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे ये नए नए वर्ड्स को आप लिख के रखोगे, डेफिनेटली आपको वो आसान होता जाएगा। चलिए अभी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, वापस डायरेक्शंस आए हैं, पहले तो इन्हें पढ़ लेते हैं कि डायरेक्शंस क्या कहते हैं। देखो, 3 statements with a blank in each followed by 3 words are given below. Which of the following sequence of words given at A, B, C and D would most appropriately fit the blanks? If the correct sequence of words is not given in any of the alternative, mark the answer as none of this. Okay? चलो अभी क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है। 3 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, लाइक प्रीवियस क्वेश्चन 3 वर्ड्स अगेन आपको दिए गए थे, ठीक है। 3 वर्ड्स आपको फिर से दिए हैं, बट इस बार आपको क्या करना है? स्टेटमेंट का जो सीक्वेंस है उसमें आपको ये वर्ड्स बिठाने हैं। पहले कैसा था? स्टेटमेंट एक ही था, अब यहाँ पे 3 अलग अलग स्टेटमेंट है। तो चलो यहाँ पे देखो, अभी क्या वर्ड दिए गए हैं? कोलूजन, कंट्यूजन एंड कोलिजन। स्टेटमेंट पहले हम पढ़ेंगे। क्या दिया है यहाँ पे? इट सीम्स लाइक अ डैश ऑफ 2 डाइवर्स कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस। The agencies were working in dash with drug traffickers. She has developed a dash on her chicks. अब देखो, थोड़ा सा स्मार्टर तरीका इसमें अप्लाई करो। आपको इसका मीनिंग पता है कोलिजन का? आई होप सभी को पता होगा। कोलिजन मीनिंग क्या है? समथिंग क्लैशेस हो रहे हैं, और क्लैशेस कहाँ पे होते हैं? जहां पे 2 अलग अलग पार्टीज है, 2 अलग अलग ओपिनियंस है, वहां पे होते हैं। एक ए बोलता है, दूसरा नॉट ए बोलेगा, एक बी बोल रहा है, दूसरा नॉट बी बोलेगा। तो लाइकवाइज देयर इज समथिंग क्लैशेस आर गोइंग ऑन। पहला स्टेटमेंट देखो, पहला स्टेटमेंट देखो,
It seems like a dash of two diverse. Diverse मतलब different. You need diversity. बोलते हैं ना हम? Yes. Diverse cultures and languages. तो collision वहां पे होने वाला है, definitely होने वाला है. तो यहाँ पे कौन सा blank आएगा, क्या fix होगा यहाँ पे? Collision fix होने वाला है. But I am having a confusion. कोलिजन दो ऑप्शन में है, पहला तो चला गया, फोर्थ भी चला गया. नन ऑफ दिस के बारे में हम बाद में देखेंगे. पहला तो कोलिजन फिक्स हो गया, यहाँ पे कोलिजन ब्लैंक फील होगा. Now, let us understand first the meaning of collusion and contusion. ठीक है, ये नए वर्ड्स है आपके लिए. collusion का मीनिंग है समथिंग सीक्रेट एग्रीमेंट. कैसा एग्रीमेंट? एग्रीमेंट है यहाँ पे, बट द एग्रीमेंट मस्ट बी ए सीक्रेट एग्रीमेंट. ठीक है. एंड कंट्यूशन क्या है? इट इज समथिंग लाइक सम काइंड ऑफ इंजुरी, या फिर ऐसा भी कह सकते कंट्यूशन, कुछ तो ब्लड वेसल्स में गलत हुआ है, इस वजह से उसका इफेक्ट आपको स्किन के ऊपर दिखाई देता है. ठीक है. सो दिस इज, आप इसे कह सकते हो डैमेज्ड स्किन या फिर डैमेज्ड टिश्यू, ऐसा भी आप कुछ कह सकते हो. बट या ऑफ कोर्स ये क्यों होता है? तो समथिंग वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में कुछ गलतियां हुई है, इसलिए उसका इफेक्ट स्किन पे आपको दिखता है. अब देखो कोलिजन तो फिक्स हो चुका है. The agencies were working in dash with drug traffickers. ड्रग ट्रैफिकर्स के साथ उनको कुछ तो करना है, विथ दिया है. तो यहाँ पे देखो कोलूजन, एग्रीमेंट करना है उन लोगों को. आर यू गेटिंग? दे वांट टू मेक अ सीक्रेट एग्रीमेंट विथ ड्रग ट्रैफिकर्स. उन एजेंसीज को ये एग्रीमेंट बनाना है. तो यहाँ पे ब्लैंक क्या आएगा? ब्लैंक में कोलूजन आएगा. शी हैज डेवलप्ड अ डैश ऑन हर चिक्स. उसके स्किन के ऊपर कुछ इफेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे कंट्यूशन आएगा. कुछ तो डैमेज हुआ है ब्लड वेसल्स में, इसलिए वो उसके स्किन के ऊपर दिखाई दे रहा है. तो यहाँ पे ब्लैंक कौन सा आएगा? ब्लैंक सेकेंड आएगा. ठीक है. यस. वन मोर थिंग, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग. कोलिजन के बाद हमेशा ऑफ आता है. क्या आता है? कोलिजन ऑफ टू थिंग्स, हमेशा ऑफ ही आएगा उसके बाद. तो आप इस वे में भी अंदाजा लगा सकते हो, अगर यहाँ पे ऑफ है, कंफर्म कोलिजन आएगा. एंड कोलूजन जब भी रहता है उसके बाद हमेशा विथ आता है, क्योंकि आप एग्रीमेंट किसी के तो साथ बनाते हो हमेशा. मैंने उनके साथ एग्रीमेंट बनाया, तो एग्रीमेंट उसके बाद, कोलूजन के बाद हमेशा क्या आता है? विथ आता है. सो हियर विच इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन. पहला तो है कोलिजन, दूसरा क्या है? कोलूजन होना चाहिए, एंड तीसरा कंफ्यूजन होना चाहिए. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या बनता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी बनता है. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. देखो अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, सिमिलर रहेगा. This material creates the dash of various wood grain textures. The landlord made and dash to not getting things repaired early. They already choose the package which has the dance floor in dash 2. Yes. अभी हम क्या करते हैं? मीनिंग समझ लेते हैं पहले तो सभी का. सबसे पहले इल्यूजन. इल्यूजन ये वर्ड आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा. तो इल्यूजन का मीनिंग क्या है? विच क्रिएट समथिंग, जो नहीं है वो दिखाई देता है. लगता है कि वो है वहां पे, बट वो होता नहीं है. मोस्टली समर के सीजन में ऐसा होता है. रास्ते पे आपको क्या दिखाई देता है? पानी दिखाई देता है, बट एक्चुअली वहां पे पानी होता है क्या? नहीं. सो दैट इज अ इल्यूजन. मराठी में जिसे मृगजल कहा जाता है. आई होप ये वर्ड सभी को पता होगा, जो जिनका भी लैंग्वेज मदर टंग मराठी है. तो इल्यूजन में समथिंग आभासी होता है, जो रियल नहीं होता है. वैसा लगता है बट वैसा नहीं होता है. इंक्लूजन, इंक्लूसिव ऑफ समथिंग. आप बोलते हो ना, इंक्लूडिंग दिस, इंक्लूडिंग दैट, इंक्लूजन ऑफ समथिंग. मतलब हमने ऐसा ऑप्शन चुना है जिसमें ये इंक्लूडेड है. हमने डिश ऐसी चुनी है विच इज इंक्लूसिव ऑफ स्वीट. उसमें स्वीट ऑलरेडी इंक्लूडेड है. तो इंक्लूजन जिसमें, उसमें वो उस इसमें इंक्लूड किया है. अलूजन का मीनिंग है
अलूजन का मीनिंग देखो यहाँ पे मैं बता रही हूँ. अलूजन मीन्स टू पॉइंट आउट समथिंग, टू नोटिस समथिंग. ये देखो ये नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, वहां पे ये गलती हुई है, ये अच्छी बात है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ नोट ऑफ इट. अलूजन क्या है? टू मेक नोट ऑफ समथिंग, टू पॉइंट समथिंग, टू गिव योर अटेंशन टू दैट कि हाँ नोटिस, देखो ये नहीं हो पाया है. ओके या ये हो रहा है नहीं हो रहा है, दोनों वे में यूज किया जाता है. सबसे पहला देखो, this material creates the dash of various wood grain texture. जैसे कि मैंने आपको बताया इल्यूजन हमेशा क्रिएट किया जाता है. तो पहले ब्लैंक में क्या आएगा? पहले ब्लैंक में इल्यूजन आएगा. अगर आप आंसर ऑप्शन देख रहे हो तो इल्यूजन ओनली सेकेंड ऑप्शन में है, बट फिर भी हम चेक करेंगे क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो डायरेक्टली आपने सेकेंड ऑप्शन को चेक किया तो चलेगा. नन ऑफ दिस का भी पॉसिबिलिटी है, हमें उसके लिए भी तो केयरफुल रहना है. Yes, look here. The landlord made and dash to not getting things repaired early. लैंडलॉर्ड ने क्या चीज नोटिस की है कि ये काम नहीं हुआ है. तो नोटिस करने के लिए कौन सा वर्ड है? अलूजन ही ये वर्ड है. तो देखो सेकंड ब्लैंक किससे रिप्लेस होना चाहिए? अलूजन से रिप्लेस होना चाहिए. ओके नेक्स्ट, they already choose the package which has the dance floor in dash 2. देखो पैकेज सिलेक्ट किया है उन्होंने. जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने ये ऐसा डिश सिलेक्ट किया है जिसमें स्वीट इंक्लूडेड है, इंक्लूसिव है. आप ये सेंटेंस पढ़ती हो क्या? जब भी वो प्राइस टैग रहता है, एमआरपी का टैग ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस. मतलब ये अमाउंट बना कैसे है? सभी टैक्स को इंक्लूड करके ये बना है. तो हमने कैसा पैकेज चुना है? which has the dance floor in inclusion. So which is the correct answer option? Illusion, allusion and inclusion. Answer option B fits here correctly. Chal. I hope this is clear to everyone. Let us quickly move towards next blank. चलो. अच्छा next blank नहीं है. Next अभी हम क्या करने वाले हैं? कुछ sentence correction लिखने वाले हैं. तो डायरेक्शन पहले पढ़ लेते हैं. Read the sentence to find out whether there is any error in it. The error, if any, will be in the one part of the sentence. The number of corresponding to that part will be your answer. If the given sentence is correct as it is, mark the answer as no error and ignore the errors of punctuation if any. अगर punctuation mark का error है, please उसको ignore कर दो. देखो पहले तो समझ लो करना क्या है. What is given over here? Most of the gold deposits discovered. यहाँ पे number 1 दिया है. Second part यहाँ पे number 2, third part, fourth part, fifth part says that no error. तो आपको ये sentence पहले तो पढ़ना है, देखना है whether it is grammatically correct or not, and if it is not correct तो कौन सा part correct नहीं है. Let's say यहाँ पे आपको error दिखाई दे रहा है तो mark 1 as your answer. यहाँ पे आपको error दिख रहा है तो mark 2 as your answer. Sentence proper है, correct है grammatically, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? नो एरर, दैट इज फिफ्थ ऑप्शन. ठीक है, बट ऐसा तो नहीं होगा. नो एरर का ऑप्शन तो हमारे पास तो डेफिनेटली नहीं है क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं. नो एरर अगर मुझे आपको बताना है तो कोई जरूरत नहीं है स्टेटमेंट देने की. तो डेफिनेटली इसमें एरर है. क्या है? चलो चेक करते हैं. मोस्ट ऑफ द गोल्ड डिपॉजिट्स डिस्कवर्ड during the original gold rushes was exposed at the earth surface and were found by simple prospecting methods. ठीक है, whenever we are dealing with such a type of statement, थोड़ा सा टेंस के बारे में फोकस करो. अब देखो टेंस भी है, सिंगुलर प्लूरल का भी पार्ट इसमें आता है. मोस्ट ऑफ द गोल्ड डिपॉजिट्स, यस लगा है, यस इंडिकेट्स ये प्लूरल फॉर्मेट में है. तो अगर ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल फॉर्मेट में है तो इसका जो वर्ब है वो भी कैसा होना चाहिए? प्लूरल ही होना चाहिए. तो क्या यहाँ पे वॉज एप्लीकेबल है? नहीं. यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा? वेयर लेना पड़ेगा. तो पार्ट एरर किस पार्ट में है? सेकेंड पार्ट में है. तो आंसर ऑप्शन इज व्हाट? सेकेंड. अब देखो सेंटेंस को करेक्टेड वे में पढ़ते हैं. During the original gold, sorry, most of the gold deposits discovered during the original gold rushes were exposed at the earth surface and where. देखो यहाँ पे उन्होंने where use किया है, that is correct.
तो हम ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर यहाँ पे वेयर यूज किया है, हियर मस्ट बी द वेयर। ओके, सो एक स्टेटमेंट रहता है और आपको बोला जाता है कि किस पार्ट में एरर है, प्लीज फाइंड आउट करो। तो हमने एरर फाइंड आउट कर लिया है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो जो वर्ब आता है वो भी प्लूरल ही होना चाहिए। सो आंसर ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। लेट अस चेक द नेक्स्ट स्टेटमेंट। The board's decision has provided employees with the opportunity to acquire up to 100 shares by the company. ठीक है, क्या दिया गया है? The board's decision has provided employees with the opportunity to acquire up to 100 shares by the company. एक बोर्ड ने क्या किया है, एक अपॉर्चुनिटी दिया है कि आप 100 शेयर्स क्या कर सकते हो, अक्वायर कर सकते हो। बट देखो, जब भी शेयर अक्वायर किए जा रहे हैं वो कंपनी के शेयर होते हैं, कंपनी से आए नहीं रहते, तो बाय द कंपनी नहीं चलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, ऑफ द कंपनी करना पड़ेगा। शेयर किसके है, ऑफ द पर्टिकुलर कंपनी, ऑफ द कंपनी XYZ। तो यहाँ पे एरर किस पार्ट में है, फोर्थ पार्ट में है। कभी भी बाय द कंपनी नहीं आएगा, शेयर्स उस कंपनी के है इसलिए ऑफ द कंपनी आना चाहिए। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। लेट अस क्विकली चेक, आंसर ऑप्शन इज डी, फोर्थ पार्ट में एरर है। चलो यहाँ पे चेक करते हैं अभी क्या दिया है। In the if the manufacturing sector continues to grow at the same rate for the next few months, it has a high growth rate this year। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, if the manufacturing sector continues to grow at the same rate, अगर वो इस वे में कंटिन्यूअस ग्रोथ करता रहेगा जैसे अभी चल रहा है, सो इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स इट हैज अ हायर ग्रोथ रेट। देखो, एक्शन का रिजल्ट है और एक्शन का रिजल्ट हमेशा कब आता है, कैसे आता है, फ्यूचर में आता है, वो कभी भी प्रेजेंट में नहीं आएगा। आप कुछ दिनों तक एक्शन कर रहे हो फिर उसका रिजल्ट आने वाला है, तो कभी भी यहाँ पे हैज नहीं आएगा, क्या आएगा, विल बी अ हाई ग्रोथ रेट दिस ईयर। क्योंकि वो एक्शन कर रहे हैं, क्योंकि वो इसी वे में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और अगर ये परफॉर्मेंस कंटिन्यूअस ऐसे ही चलता रहा तो डेफिनेटली एक अच्छा ग्रोथ रेट इसमें दिखाई देगा। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, will be a high growth rate this year। आंसर इज फोर्थ ऑप्शन, दैट इज ठीक है। किसी एक्शन का रिजल्ट है, कंटिन्यूअस चल रहा है, तो वो हमेशा कब दिखने वाला है, फ्यूचर में दिखने वाला है। जैसे कि आज अगर आप कंटिन्यूअस इस वे में पढ़ाई करोगे तो आपके रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं। चलिए चेक करते हैं अगला क्वेश्चन। The advent of the private hospital health insurance, which provided middle class patients with the purchasing power of pay for private hospital services, guaranteed the private hospital a regular source of income। एरर है कि नहीं पहले तो चेक करो, अगर एरर नहीं है तो हम नो एरर उसमें मार्क करेंगे। ठीक है, यस। अभी देखो देखो यहाँ पे देखो, द एडवेंट ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल हेल्थ इंश्योरेंस विच प्रोवाइडेड मिडिल क्लास पेशेंट्स विद द परचेसिंग पावर ऑफ पे। तो एरर है यहाँ पे। अब एरर क्या है, देखो जब भी हम पावर ऑफ ऐसा यूज करते हैं तो उसके बाद कंफर्म आईएनजी फॉर्म आना चाहिए, कंफर्म आईएनजी फॉर्म ही आना चाहिए। पावर ऑफ डूइंग समथिंग, तो कंफर्म क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म। तो ये एक तरीका हुआ, आप क्या करो, पावर ऑफ पेइंग ऐसा वहां पे लिख सकते हो। ठीक है, दिस इज अ फर्स्ट पॉसिबिलिटी। दूसरा क्या कर सकते हो आप यहाँ पे, इफ यू वांट टू कीप इट एज इट इज, आप पे को एज इट इज रखो, इस प्रिपोजिशन को रिप्लेस करो विथ टू। पावर टू डू समथिंग, पावर टू पे, पावर टू गेन, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आपका एज इट इज रहेगा। बट डोंट वरी, आपको करेक्ट करने को नहीं बोला है कि मैम मैं क्या आंसर ऑप्शन टिक करूं, आंसर ऑप्शन तो सेकंड ही रहेगा, एरर इसमें ही है, नो डाउट एट ऑल। ठीक है,
बट कैसा है, देखो ये आपकी पढ़ाई के लिए चल रहा है, मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ ये करेक्शन हो सकता है, whereas आपको करेक्शन नहीं पूछा जाएगा। सो आइदर पावर ऑफ पेइंग, क्यों, जब भी ऑफ रहेगा, डूइंग समथिंग आईएनजी फॉर्म, या फिर अगर आपको उसको वैसे ही रखना है प्रीपोजिशन चेंज करो, पावर टू डू समथिंग। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। लेट अस चेक फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। The Indian Air Force would be celebrating its anniversary with a series of cultural programs for its employees and medical camps for civilians. देखो क्या बोला गया है, इंडियन एयरफोर्स वुड बी सेलिब्रेटिंग इट्स एनिवर्सरी, कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं, विद अ सीरीज ऑफ कल्चरल प्रोग्राम्स फॉर इट्स एम्प्लॉइज एंड मेडिकल कैंप्स फॉर सिविलियंस। देखो वो सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो वुड चलेगा क्या, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, तो आपको इसको विल से रिप्लेस करना है, विल बी सेलिब्रेटिंग इट्स एनिवर्सरी। तो एरर किस पार्ट में है, एरर सेकंड पार्ट में है, वो करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे एक्शन अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, पास्ट फॉर्म नहीं चलेगा, इट शुड बी द प्रेजेंट फॉर्म। ओके, यस, all right, so yahan pe we done with the time and as well as we done with the contents. So as this is the last day of this series of 10 days free session for TCS NQT preparatory course, I would like to thank each and every one of you who has joined this particular program, and you are here for this 10 days. The sessions was really very interesting with all of you. So I from team entire team Profound, really thank you so much dear students. Please जिन्होंने भी videos नहीं check किए हैं, channel पे remaining videos available है, please do watch them, do like, do subscribe and do share with your friends as well, because sharing is caring. All right, so you can visit the website of Profound to know the entire course structure. The website of Profound is already there, you can google it, and definitely आपको वहां से ढेर सारी information मिल जाएगी which courses we offer. The information is available on the website, so please browse the website, and thank you so much guys, happy studying, do take very good care of yourself. Here we are concluding our today's session as well as this 10 days preparatory workshop specific for TCS exam. Thank you so much everyone. Happy studying. Bye bye.